Dear students, I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Today we will discuss lecture number 15. टॉपिक है ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस एंड प्लस इम्यूनिटी और ये टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 14 में से है. सो फॉर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज टॉपिक लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोर्ड. आज के टॉपिक का जो फर्स्ट कंटेंट है वो ह्यूमन हार्ट, देन स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, कार्डिक साइकिल, कंट्रोल ऑफ द हार्ट बीट, ईसीजी एंड देन लास्ट में इसमें ब्लड प्रेशर आता है. एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट ब्लड वेसल्स. उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. देन थर्ड कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम और वो है ब्लड, जिसमें प्लाज्मा के बारे में, ब्लड सेल्स के बारे में एंड विद इन ब्लड सेल्स आरबीसीज, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड अबाउट द प्लेटलेट्स. देन लिम्फेटिक सिस्टम, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स और इसका फंक्शन. और लास्ट में इम्यूनिटी एंड विद इन इम्यूनिटी वी डिस्कस अबाउट इम्यून सिस्टम, इट्स कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड लास्ट में वैक्सीनेशन. सो ये डिफरेंट कंटेंट्स है. सो फर्स्ट कंटेंट को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड. सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है. अब इसके डिफरेंट कितने कंपोनेंट्स हैं उसके लिए क्वेश्चन है कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी कंपोनेंट्स? अल्फा 1, बीटा 2, स्टारली 3, डेल्टा 4. दैट्स मीन कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? सो आंसर इज स्टारली. 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट वन इज द हार्ट जो कि पंपिंग ऑर्गन है. सेकेंड वेसल्स हैं जिन वेसल्स में ब्लड मूव करेगा. एंड थर्ड कंपोनेंट इज द ब्लड जो कि सर्कुलेटरी फ्लूइड कहलाता है. और इससे आगे फर्दर हमने वन बाय वन इन तमाम कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करना है. सबसे पहले है हार्ट. ह्यूमन हार्ट क्या है? ये पंपिंग ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को. कहां लोकेट करता है? विद इन द चेस्ट कैविटी. अब हार्ट की लेयर्स को देखें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं. सबसे आउटर लेयर को हम कहते हैं एपिकार्डियम. उससे जो इनर लेयर होती है उसे हम कहते हैं मायोकार्डियम. और इनर मोस्ट इज कॉल्ड एज द एंडोकार्डियम. सो हार्ट की लेयर का क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं कि 3 लेयर होंगी. और फिर ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि इन 3 लेयर्स में मसल्स कहां पे एग्जिस्ट करते हैं हार्ट के. तो जो मिडल लेयर है यहां पर क्या होते हैं? कार्डिक मसल्स होते हैं. कार्डिक मसल्स की एक सिमिलरिटी है विद द स्केलेटल मसल्स. और वो क्या सिमिलरिटी है कि मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन सिमिलर है. देन अरेंजमेंट ऑफ द मायोफिलामेंट सिमिलर है. डिफरेंस क्या है कि स्केलेटल मसल्स ब्रांच नहीं होते, कार्डिक मसल्स ब्रांच होते हैं. ये पॉइंट आपने याद रखना है. फिर स्केलेटल मसल्स में इंटरकेलेटेड डिस्क एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि कार्डिक मसल्स के सेल के दरमियान में क्या होता है? इंटरकेलेटेड डिस्क एग्जिस्ट करती है. सो इट कंपैरिजन याद रखना है. देन नेक्स्ट वन इज द ह्यूमन हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स एक्सेप्ट, यानी हार्ट के प्रोटेक्शन का एलिमेंट है तो अल्फा ऑप्शन है रिब केज, बीटा है पेरिकार्डियम, चार्ली है पेरिकार्डिक फ्लूइड एंड डेल्टा है प्लूरल कैविटी. सो इसमें आंसर बनेगा डेल्टा बिकॉज दिस इज द फैक्टर जो कि लंग्स के अराउंड है और लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, हार्ट के लिए नहीं है. हार्ट की फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए रिब केज है बिकॉज हार्ट एग्जिस्ट करता है चेस्ट कैविटी में जस्ट बिलो द स्टर्नम. देन पेरिकार्डियम एक डबल मेम्ब्रेन है जो मिलकर बनाएगी एक सैक को, दैट इज कॉल्ड एज द पेरिकार्डिक सैक. और इस सैक में एग्जिस्ट करेगा फ्लूइड जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डिक फ्लूइड. अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, जो पेरिकार्डियम इसका फंक्शन क्या है? हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से रोकना. जबकि जो पेरिकार्डिक फ्लूइड है इसका फंक्शन क्या है? एक्ट एज अ कुशन लाइक स्ट्रक्चर, यानी शॉक एब्जॉर्बर है. तो हार्ट के प्रोटेक्शन के ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए. अब नेक्स्ट, हार्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन कैसे काम करता है और ये ब्लड कैसे रिसीव करता है और किस तरह पंप करता है, उसे देखने के लिए हम देखते हैं इस डायग्राम को. फर्स्ट ऑफ ऑल
जो हार्ट है उसके अपर चैम्बर्स होते हैं और लोअर चैम्बर्स है। अपर चैम्बर्स को हम एट्रिया कहते हैं और लोअर चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल कहते हैं। अब जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है और लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट है, ये ब्लड टाइप और रिसीविंग के रेफरेंस से डिफरेंट है। राइट पार्ट जो है उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वाइल जो लेफ्ट पार्ट है उसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट पार्ट में जो अपर चैम्बर है, राइट एट्रियम, this receives the blood from the upper body part and from the lower body part with the help of two larger vena cava. One is called as the superior vena cava from the upper part, second is the inferior vena cava from the lower part of the human body. और ब्लड एंटर होगा कहां पे? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम क्या होगा? ये ब्लड से फिल हो जाएगा। जब राइट एट्रियम ब्लड से फिल होगा तो राइट एट्रियम कंट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड एंटर विद इन द राइट वेंट्रिकल। लेकिन यहां पर पॉइंट ये है कि राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इनके दरमियान में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, लेकिन वो सेप्टम परफोरेटेड है और उस सेप्टम में परफोरेशन के रेफरेंस से 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं यहां पर ट्राइकस्पिड वेल्व है। दैट्स मीन अगर आपसे क्वेश्चन ये हो कि ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर होगा बाय क्रॉसिंग, तो आंसर होगा ट्राइकस्पिड वेल्व। अब राइट वेंट्रिकल में आ गया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एंटर होगा टुवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक। अब ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस तरफ एंटर होगा? तो दिस विल एंटर विद इन द पल्मोनरी ट्रंक। और जब पल्मोनरी ट्रंक में आएगा तो पल्मोनरी ट्रंक डिवाइड होगी 2 आर्टरीज में, दैट इज द वन इज लेफ्ट pulmonary artery and second is the right pulmonary artery, जो blood carry करेगी towards the right lungs and left lungs, and within the lungs blood gain करेगा ऑक्सीजन को और वापस आएगा towards the heart। अब यहां पे पॉइंट याद रखें कि ये आर्टरीज हैं और इन आर्टरीज में जो ब्लड जा रहा है वो कौन सा है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि आर्टरीज में जो अमूमन ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है। और जो वेन लेके आ रही हैं ब्लड को फ्रॉम द लंग्स, तो उनमें ब्लड कौन सा होगा? उनमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड है क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन गेन की है। सो ब्लड एंटर कहां पे होगा? विद इन द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ब्लड से फिल हो जाएगा और जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड एंटर होगा एट्रियम से टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां भी पॉइंट याद रखें कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये भी परफोरेटेड है और इसमें बाइकस्पिड वेल्व एग्जिस्ट करता है, इसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं। सो क्वेश्चन यहां पर अगर आपको आ जाए कि एट्रिया से वेंट्रिकल में जब ब्लड एंटर होगा, यानी जो अपर लेफ्ट एट्रियम है इससे ब्लड एंटर हुआ है कहां पे? लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो ये किसको क्रॉस करेगा? दिस क्रॉस द बाइकस्पिड वेल्व। अब जब वेंट्रिकल फिल हो गया तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड एंटर होगा टुवर्ड्स द नेक्स्ट अ लार्जर वेसल दैट इज कॉल्ड एज द एओर्टा। लेकिन यहां पे जो बेस ऑफ एओर्टा है यहां से एक आर्टरी ओरिजिनेट होगी जो सबसे पहली आर्टरी है। सो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फर्स्ट आर्टरी एओर्टा से कौन सी जनरेट होती है? तो ये कोरोनरी आर्टरी है और ये किसको ब्लड सप्लाई करती है? ये हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। एंड देन फिर एओर्टा एक कर्व बनाती है, इसको हम एओर्टिक आर्क कहते हैं और एओर्टिक आर्क से 3 ब्लड वेसल निकलती हैं जो अपर बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। दैट्स मीन टुवर्ड्स द आर्म, शोल्डर, नेक, फेस एंड टुवर्ड्स द हेड। देन एओर्टा मूव डाउनवर्ड, जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग एओर्टा, एंड एंटर विद इन द एब्डोमेन रीजन, हम कहते हैं एब्डोमेन एओर्टा, जो फर्दर डिवाइड होगी एंड गिव राइज टू द मेनी आर्टरीज। दैट इज कुछ एग्जांपल यहां गिवन है। रीनल आर्टरी एलिमेंट्री कैनाल की तरफ जो मूव करेगी वो डिफरेंट आर्टरी होगी, मेजेंट्रिक आर्टरी से हम कहते हैं, एंड अल्टीमेटली मूव डाउनवर्ड एंड गिव राइज टू 2 इलियक आर्टरी जो ब्लड कैरी करेंगी टुवर्ड्स द लेग्स। अब ये डिफरेंट क्या है? ब्लड सप्लाई है। अब आपने याद रखना है कि दोनों जो एट्रियम है वो साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में ब्लड को रिसीव करते हैं और एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड एक ही वक्त में क्रॉस करेगा राइट एट्रियम से टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम से टुवर्ड्स द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय क्रॉसिंग ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। और दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड यहां से एंटर होगा टुवर्ड्स द एओर्टा एंड टुवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक। अब वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा के दरमियान में भी वेल्व होते हैं
उसे हम कहते हैं सेमील्यूनर वेल्व। और वेल्व का काम यहां पर ये होता है कि ये कंट्रोल करते हैं बैकफ्लो ऑफ ब्लड को, यानी ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आया है तो वेंट्रिकल से दोबारा एट्रिया की तरफ ना जाए, या वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द एओर्टा गया है और टुवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक गया है तो वापस टुवर्ड्स द वेंट्रिकल ना आए। तो वेल्व का फंक्शन क्या है कि दे कंट्रोल द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। अब जो सेमील्यूनर वेल्व है ये कंट्रोल करते हैं अपनी शेप की वजह से, कि यू शेप के होते हैं कि जब ब्लड यहां से पास करता है तो फोर्स अप्लाई होगी, ओपन हो जाएंगे और ब्लड गुजर जाएगा। लेकिन जब ऊपर से ब्लड फोर्स अप्लाई करेगा तो ये डाउनवर्ड ओपन नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं ये अपने स्ट्रक्चर और साथ एसोसिएटेड जो कोड्स हैं उनकी वजह से कंट्रोल करते हैं। वो किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बाइकस्पिड जो होते हैं, सपोज दैट दिस वन इज द बाइकस्पिड, ऊपर जो है वो एट्रिया एंड लोअर इज द वेंट्रिकल, और यहां पे एक फाइबर अटैच है, इस फाइबर को हम कहते हैं कोर्डिया टेंडिनाई, और ये फाइबर फर्दर आगे अटैच है एक्सटेंशन ऑफ वेंट्रिकल, उसे हम कहते हैं पेपिलरी मसल। जिसका बेनिफिट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये वेंट्रिकल है उसमें ये एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं पेपिलरी मसल, ऊपर की तरफ यहां पे ये फ्लैप्स हैं और ये कोर्स अटैच हैं इनके साथ। अब जब बेनिफिट ये है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फोर्स अप्लाई करेगा टुवर्ड्स द बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तो ये डाउनवर्ड ऐसे ओपन हो जाएंगे, बिकॉज ऊपर की तरफ इसको किसी ने ऐसे पकड़ा नहीं हुआ, तो ये इजीली क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन हो जाएंगे और ब्लड एट्रिया से कहां पे आ जाएगा, टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड यहां फोर्स अप्लाई करेगा, टकराएगा प्रेशर से, तो चूंकि यहां पे कोर्ड्स मौजूद हैं इस तरह से, तो ये ऊपर की तरफ ओपन नहीं होंगे। जब ओपन नहीं होंगे तो ब्लड बैकफ्लो भी नहीं करेगा। तो इसलिए जो वाल्व का फंक्शन है वो ये है कि वो ब्लड को बैकफ्लो से स्टॉप करते हैं। नाउ अब हम बात कर रहे थे कि ब्लड टुवर्ड्स द बॉडी चला गया विद हेल्प ऑफ आर्टरीज, अब वापस आएगा विद हेल्प ऑफ वेन, और तमाम की तमाम जो वेन है वो कनेक्ट होंगी विद द इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट, और जो अपर बॉडी पार्ट से वेन वापस आ रही है वो तमाम कहां कनेक्ट होंगी, विद द सुपीरियर वेना केवा। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है कि जो टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड वेसल गई है वो ब्लड वेसल ब्लड को डायरेक्टली टुवर्ड्स द इंफीरियर वेना केवा नहीं लेकर आएगी, वो पहले जाएगा ब्लड टुवर्ड्स द लिवर और लिवर से टुवर्ड्स द इंफीरियर वेना केवा। इसे हम कहते हैं इट्स अ पोर्टल सिस्टम एंड द वेन इज कॉल्ड एज हेपेटिक पोर्टल वेन। बाकी तमाम बॉडी पार्ट्स में ब्लड डायरेक्टली टुवर्ड्स जा रहा है किसके, इंफीरियर वेना केवा लोअर पार्ट से, लेकिन सिर्फ स्टमक से क्या होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन से पहले लिवर और लिवर से टुवर्ड्स फिर कहां जाएगा, इंफीरियर वेना केवा जाएगा। सो दिस वन इज द ब्लड फ्लो। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें अपर हार्ट चैम्बर एंड लोअर हार्ट चैम्बर की थिकनेस को, सो अपर हार्ट चैम्बर जो है वो लेस थिक होते हैं और जो लोअर हार्ट चैम्बर है वो मोर थिक होते हैं। और लोअर में जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल 3 टाइम मोर थिक होता है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल कितने टाइम थिक है एज कंपेयर टू द राइट, तो आप बताएंगे 3 टाइम जो है मोर थिक है। सो फर्दर डिटेल के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग जो कंप्लीट हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उसे हम 1 कार्डिक साइकिल कहते हैं। सो 1 कार्डिक साइकिल क्या है, इट्स अ 1 कार्डिक बीट, और 1 कार्डिक बीट में कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व है इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 complete cardiac beat consists of alpha 1 systole and diastole, beta 1 systole and 2 diastoles, Charlie 2 systoles and 1 diastole, and delta 2 diastole and 2 systole. So right one is the alpha कि cardiac beat में 1 systole and 1 क्या होता है, diastole होता है। और ये जो 1 systole और जो 1 diastole है ये कंप्लीट होने में कितनी जो है वो स्टेजेस लेता है, 3 स्टेजेस में प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होगा। इसमें फर्स्ट वन क्या, रिलैक्सेशन फेज है, और देन एट्रियल सिस्टोल है, और देन क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। जब रिलैक्सेशन फेज होगी, फॉर एग्जांपल जब एट्रिया रिलैक्स करेगा तो ये डायलेट करेगा,
और डायलेट करने में ब्लड क्या होगा, इसमें एंटर होगा। और ब्लड कौन सा एंटर होगा, जो राइट पार्ट है यहां पर एंटर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि जो लेफ्ट एट्रियम है यहां पर एंटर होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एट्रिया जो होगा वो ब्लड से फिल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ एट्रियल रिलैक्सेशन। ठीक है, और इसमें जो पॉइंट है वो क्या है कि ज्यादा प्रेशर आएगा इसमें एट्रियम में एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल। यानी इसका मतलब है कि इस फेज में ज्यादा प्रेशर किस में होगा, विद इन द एट्रिया होगा। देन जब एट्रिया ब्लड से फिल हो जाएगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। और एट्रियल सिस्टोल जब होगा तो ब्लड लीव करेगा एट्रिया को एंड एंटर विद इन द वेंट्रिकल, सो ब्लड वेंट्रिकल को फिल कर देगा। सो जब वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल रिसीव किया ब्लड को, तो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अभी मैंने आपको बताया क्योंकि अपर क्या यहां पर एट्रिया, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुए ब्लड ने फोर्स अप्लाई की कहां पे, कस्पिड वाल्व्स के ऊपर, और वो ओपन हो गए। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो इस तरफ वापस आएगा, लेकिन जब यहां से कस्पिड वाल्व से टकराएगा तो वो उनको यहां तक लेकर आएगा और वो क्लोज हो जाएंगे, बिकॉज यहां पर क्या है, कोर्डेट एंडेना है। अगर ये ना होती तो ये अपवर्ड ऐसे ओपन होता है और ब्लड दोबारा टुवर्ड्स द एट्रिया चला जाता है, लेकिन अब चूंकि ये ऐसे बंद हो गई है तो फिर ब्लड यहां टकराएगा, टकराने के बाद जो उसको रास्ता इस तरफ मिल रहा है उस तरफ जो है वो मूव कर जाएगा, और वो रास्ता क्या है, वो रास्ता टुवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक और प्लस क्या है, टुवर्ड्स द एओर्टा है। और जब ये इवेंट होगा तो आप देखें कि वाल्व्स ओपन थे, ये क्लोज होंगे, और जब ये क्लोज होंगे बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, तो फर्स्ट जो है वो हार्ट साउंड आएगी, दैट इज कॉल्ड एज द लब। सो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्लोज और साउंड आएगी लब, और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल को लीव कर देगा। और जब ब्लड गुजर जाएगा, जब गुजरेगा तो इस वक्त कौन से वाल्व्स ओपन हुए हैं, इस वक्त ओपन हुए हैं सेमील्यूनर, जो कि इन बिटवीन है वेंट्रिकल एंड एओर्टा एंड प्लस वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक। और जब ब्लड वहां से गुजर जाएगा तो वो भी क्लोज होंगे, और उनके क्लोज होने की साउंड आएगी, दैट इज कॉल्ड एज द डब। सो जो हार्ट साउंड है उसको धक धक कहते हैं हम, एक्चुअली वो होती वैसी नहीं है, लब डब है, और ये साउंड किस चीज की होती है, हार्ट के वाल्व्स के क्लोज होने की होती है। और ये कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन कितना होता है इसमें, 0.8 सेकेंड। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैलकुलेट करें कि एक एवरेज पर्सन की लाइफ में उसका जो हार्ट है वो कितने टाइम बीट करेगा, तो अबाउट 2.5 बिलियन टाइम है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी हमने बात की है कि 0.8 सेकेंड 1 कार्डिक बीट है। अब जब आप लोग पढ़ते हैं विद इन द ईसीजी ग्राफ में, वहां पे टाइम ड्यूरेशन मेंशन है 0.2, 0.4, 0.6, और इसको अगर यहां कंपेयर करते हैं तो आप कहते हैं कि कैसे पॉसिबल है, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या कंपैरिजन है इस टाइम का उस टाइम के साथ। तो रिमेंबर दैट कि ये जो टाइम कैलकुलेशन है ये किस तरह से है और वहां पे डिफरेंट वे से है। ये इस तरह से है कि आप जब देखते हैं कि 1 मिनट जो है कार्डिक बीट कितना टाइम हुई, 72 टाइम्स। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ओवर 72, तो जो टाइम ड्यूरेशन बनेगा वो तकरीबन 0.83 समथिंग आएगा। तो ये कैलकुलेशन उस एतबार से है, ये ईसीजी की कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जो है वो मेजर कर रहा है, और जबकि यहां पर कार्डिक बीट ओवरऑल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद इन द 1 मिनट, ये उस रेफरेंस से है। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है। आफ्टर द कार्डिक साइकिल, नेक्स्ट इस कार्डिक साइकिल में जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसके लिए स्टिमुलेशन कहां से आ रही है, उसको पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन, यानी हार्ट को किस तरह से एक्साइट किया जाता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। सो इस पर्पस के लिए नेचर ने 2 नोड्स रखी हैं, और एक पॉइंट याद रखें कि एक्साइटेशन के रेफरेंस से हार्ट को हम कहते हैं कि ये सेल्फ एक्साइटिंग ऑर्गन है। उसका मतलब ये होता है कि बाकी तमाम जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें स्टिमुलेट करने के लिए, उन्हें एक्साइट होने के लिए डिपेंड करना होता है या तो टोटली नर्वस सिस्टम के ऊपर, या फिर वो डिपेंड करते हैं टोटली ऑन द एंडोक्राइन सिस्टम, दैट्स मीन
केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्ट भी इन पर डिपेंड करता है, यानी हार्ट कनेक्टेड है विद द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और वो आपने चैप्टर 17 में पढ़ा भी है कि वेगस नर्व जो होती है वो हार्ट बीट को डिक्रीज करती है। इसके अलावा चैप्टर 17 में आपने ये भी पढ़ा कि दो हार्मोन है एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, ये हार्ट बीट को इंक्रीज करते हैं। दैट्स मीन हार्ट कनेक्टेड है विद द नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंड प्लस हार्ट जो है वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल जो सिस्टम है उससे भी रेगुलेट हो रहा है। लेकिन हार्ट के पास एक अपना सिस्टम है जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्साइटिंग सिस्टम, और वो किस फॉर्म में है? टू नोड्स की फॉर्म में है। वन इज कॉल्ड एज एसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। इसकी कंपोजिशन क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कार्डिक फाइबर्स, मसल फाइबर्स, कार्डिक मसल फाइबर्स। सेकंड इज मायोफिब्रिल्स एंड डिफरेंट सम नर्व्स एंडिंग। और ये नोड कहां एग्जिस्ट करती हैं? जहां पर स्पिरिट वेने केवा कनेक्ट हो रही है राइट एट्रियम के साथ। दिस वन इज द राइट एट्रियम। यहां पर क्या है? एसए नोड है। एसए नोड को नेस्ट्रल पेसमेकर या इसको प्राइमरी पेसमेकर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी तौर पर इंपल्सेस सेंड कर रही है टुवर्ड्स द हार्ट चैम्बर। सो एसए नोड सेंड सिग्नल टुवर्ड्स द बोथ एट्रिया एंड प्लस टुवर्ड्स द एवी नोड। और जब एसए नोड से मैसेज, यानी एसए नोड से मैसेज कहां गया? टुवर्ड्स द एट्रिया एंड प्लस टुवर्ड्स द एवी नोड। जब एट्रिया के पास मैसेज आएगा तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, और जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज एट्रियल सिस्टोल। और देन जो एवी नोड के पास मैसेज आया है ये मूव करेगा टुवर्ड्स द सेप्टम बिटवीन द टू वेंट्रिकल। दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और फिर वहां से मैसेज जाएगा टुवर्ड्स द बोथ वेंट्रिकल। सो ये डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स आप कह लें या मैसेज कह लें विद इन द हार्ट एक्साइटिंग सिस्टम। अब इसमें कुछ फाइबर्स का जिक्र है, उनका नेम गिवन नहीं है, जस्ट ये मेंशन है कि एक्साइटेबल फाइबर्स। ऑब्वियसली उन फाइबर्स का नेम है लेकिन वो आपकी बुक में गिवन नहीं है, उनको बंडल ऑफ हिस एंड प्लस परकिंजी फाइबर्स कहते हैं, लेकिन ये पॉइंट आपकी बुक में गिवन नहीं है। एक पॉइंट गिवन है और वो ये है कि एसए नोड से एवी नोड तक जो डिले आता है वो 0.15 सेकंड का है, और एसए नोड के बाद जो एवी नोड है उसकी कंपोजिशन भी वही है जो एसए नोड की है, लेकिन एसए नोड को कहा जाता है कि वो सेकेंडरी पेसमेकर है बिकॉज वो सेकंड पॉइंट पर आती है। और उसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन जो एट्रियम है और जो वेंट्रिकल है इसके जो दरमियान एक जंक्शन आता है, एक पॉइंट आता है, हम कहते हैं कि अपर एंड ऑफ द राइट वेंट्रिकल, और ऊपर क्या है? ऊपर राइट एट्रियम का सेप्टम है, वहां पर क्या होता है? एवी नोड जो है वो एग्जिस्ट करती है, और ये दोनों नोड्स मिलकर हार्ट को जो एक्साइट करवाती हैं। अगर इन नोड्स में या इनके फाइबर्स में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर हमें यहां पर एक आर्टिफिशियल तौर पर एक बैटरी लगाना पड़ती है, उसे हम कहते हैं वो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, सो दैट हार्ट को प्रॉपर इंपल्सेस मिल सके और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सके। ये एक जो है कंडीशन गिवन है आपने, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पेसमेकर। और साथ एक और पॉइंट भी गिवन है, डिजीज गिवन है कि अगर दो एट्रिया जो होते हैं, अपर एट्रिया, चूंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में इनके दरमियान पोर होता है, इसे फोरामेन ओवेल कहते हैं, ये पोर अगर क्लोज नहीं होता आफ्टर बर्थ तो फिर ब्लड क्या होता है? मिक्स हो जाता है। दिस मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज, इसमें क्या होगा? ब्लू बेबीज क्रिएट करेगा। और इसमें एक और रीजन है, एक रीजन तो है फोरामेन ओवेल का क्लोज ना होना, दूसरी रीजन है कि जो पल्मोनरी ट्रंक यहां से मूव कर रही है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में ट्रंक और एओर्टा इनके दरमियान में एक कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन भी अगर ना बंद हो या क्लोज ना हो या खत्म ना हो तब भी क्या होता है? ब्लड मिक्स हो जाता है और उस बेबी को हम ब्लू बेबी का नेम देते हैं। तो बड़ा ये दो चीजें यहां से लिंक कर रही थी। अब जब एसए नोड और एवी नोड जब इंपल्सेस सेंड करेंगी और एट्रिया और वेंट्रिकल डीपोलराइज होंगे तो डीपोलराइज होने से जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल वहां पर उसमें चेंज आएगा, और उस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मशीन दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये ग्राफ मशीन जो है हमें एक पेपर फॉर्म में ग्राफ प्रोवाइड करती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और इस टेक्निक को हम कहते हैं
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रिया के पास मैसेज आता है फ्रॉम द एसए नोड, और एसए नोड मैसेज आने से पहले एट्रिया पोलराइज होता है, लेकिन जैसे ही मैसेज आया तो एट्रिया क्या होगा, डीपोलराइज होगा। सो दिस वेव इंडिकेट कि एट्रिया क्या हो रहा है, डीपोलराइज हो गया। सो ये डीपोलराइज हो गया, जैसे ही डीपोलराइज होगा तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। सो दिस वेव रिप्रेजेंट द एट्रियल सिस्टोल। उसके बाद मैसेज गया कहां पे, टुवर्ड्स द एवी नोड, एवी नोड से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो वहां से फिर एक वेव जनरेट होगी जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा। जब वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा तो फिर जो वेव है वो QRS कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और उसके बाद जब एक चीज डीपोलराइज होगी तो अगेन कंट्रैक्शन के लिए वो रीपोलराइज भी होगी। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकल एंड प्लस एट्रिया रीपोलराइज होगा, एंड जो नई वेव जनरेट होगी वो क्या होगी, टी वेव होगी। सो आपने पॉइंट याद रखना है, अगर क्वेश्चन आपको आ जाए फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा चार्ली, सो विच वेव रिप्रेजेंट द एट्रियल डीपोलराइजेशन, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो अगर हम इसको यूं देखें कि डीपोलराइज कब हो रहा है एट्रिया, आप कहेंगे पी वेव। और अगर क्वेश्चन ये हो कि वेंट्रिकल डीपोलराइज कब हो रहा है तो आप कहेंगे बीटा आंसर है, बिकॉज QRS कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, वेंट्रिकल डीपोलराइज हो रहा है। और लास्ट में जो टी वेव है वो इंडिकेट कर रही है क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि एट्रियल एंड वेंट्रिकल रीपोलराइज। और नीचे टाइम ड्यूरेशन गिवन है कि 0.2 सेकंड टाइम ड्यूरेशन किसका है, पी वेव का, 0.4 सेकंड टाइम ड्यूरेशन है QRS कॉम्प्लेक्स का, एंड आगे फर्दर 0.6 जो है वो सेकंड है किसका, टी वेव का। लेकिन आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन यहां पे गिवन है ये एग्जैक्टली इन वेव्स का नहीं है, इसमें डिफरेंट इंटरवल्स हैं, लेकिन वो इंटरवल्स आपकी बुक में डिस्कस नहीं किए गए। अगर वो मैं आपको यहां बताता हूं तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बेटर है कि आप इसी ग्राफ में जो गिवन पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को याद रखें, सो दैट उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकें। फर्दर इसमें डिटेल की तरफ अगर जाएंगे तो आपको चीज कंफ्यूज करेगी। सो आप देखें कि आपकी तैयारी किससे होनी है। सो फर्दर डिटेल ऑफ दिस टॉपिक के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा कि जो कार्डिक साइकिल है उसमें किस तरह से डिफरेंट हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एंटर होता है वेंट्रिकल से एओर्टा में, एंड फ्रॉम द सेकंड यानी राइट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द पल्मोनरी ट्रंक। जब एओर्टा में ब्लड एंटर होगा तो वो फोर्स अप्लाई करेगा, उसी फोर्स को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, जब ब्लड एंटर होगा वेसल में तो जो वॉल के ऊपर ये फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ये फोर्स एबिलिटी ब्लड में आती कहां से है, बिकॉज ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से आती है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि जब वेसल्स में ब्लड आएगा तो उसको एक फ्लो करने के लिए फोर्स मिल जाएगी। अगर हार्ट पंप ना करे एंड विदाउट पंपिंग ब्लड को वेसल में ऐड किया जाए तो वो थोड़ी देर के लिए फ्लो करेगा, कंप्लीट जो वेस्कुलर सिस्टम है उसमें जो है वो फ्लो नहीं कर सकेगा। इसलिए सिग्निफिकेंस क्या है ब्लड प्रेशर का, सिग्निफिकेंस है कि ये ब्लड फ्लो प्रोवाइड करता है। देन इसमें टू फर्दर टाइप हैं, वन इज द सिस्टोलिक प्रेशर, सेकंड इज द डायस्टोलिक प्रेशर। यानी जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है उस वक्त जो फोर्स अप्लाई होगी उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, और वो कितना होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो कि हाई क्या है प्रेशर है। सेकंड, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उस वक्त जो प्रेशर होगा वो डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, और वो होता है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और ये प्रेशर हम जो है वो आर्टरीज में मेजर करते हैं, वेन्स में मेजर नहीं करते, इसलिए बिकॉज जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड उस वक्त एओर्टा में एंटर होता है, वेन्स में एंटर नहीं होता। देन ये ओवरऑल सिस्टम है, इसमें बताया जा रहा है कि एओर्टा से लेकर अप टू द वेना कावा, यानी जब ब्लड दोबारा हार्ट में एंटर हुआ है तो क्या डिफरेंस आता है प्रेशर का। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मैक्सिमम प्रेशर सिस्टोलिक और मिनिमम क्या होगा डायस्टोलिक। सो ये मैक्सिमम प्रेशर है जो ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा जैसे ही ब्लड मूव करेगा अवे फ्रॉम द हार्ट, एओर्टा से, देन आर्ट्रियोल्स डिक्रीज करेगा, आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज मजीद डिक्रीज करेगा, वेन्यूज में और कम, और वेना कावा में सबसे कम हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ये लाइन ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। और ये डिक्रीज इसलिए आता है कि जब ब्लड एंटर होता है वेसल्स में तो वेसल से टकराता है
और यहां पे क्या होता है, फ्रिक्शन होती है, और इस फ्रिक्शन से क्या होगा, उसका जो प्रेशर है ग्रेजुअली वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ये रिलेशन है डिस्टेंस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। एक और ग्राफ बुक में मेंशन है जिसमें एक और चीज को इंडिकेट किया गया है, और वो ब्लड वेसल्स में एओर्टा से लेकर अप टू द वेना केवा। डिफरेंस है ब्लड फ्लो में वेलोसिटी का और क्रॉस सेक्शनल एरिया का, और उसे अगर हम कंपेयर करें तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी, एओर्टा में, और यहां पे जो एरिया है ओवरऑल वो क्या होगा, सबसे कम होगा। और जैसे ही ब्लड अवे मूव करेगा तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और ये सबसे मिनिमम हो जाएगी कहां पे, एट द लेवल ऑफ द कैपिलरी। और इस पॉइंट पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे ही ब्लड फर्दर आगे मूव करेगा, कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन, और वेन से वेना केवा, तो क्रॉस सेक्शन अगेन से डिक्रीज करेगा, बट वेलोसिटी क्या होगी, अगेन से इंक्रीज करेगी। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिलरी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसमें एक कैपिलरी की बात नहीं हो रही, कि सिंगल कैपिलरी को हम कंपेयर कर रहे हैं विद एओर्टा। तो ये बेसिकली कैपिलरी बेड की बात है, यानी एक पाइप है एओर्टा का जो एज अ होल सिंगल कैपिलरी से लार्ज है, लेकिन चूंकि ये डिवाइड होता है आगे कैपिलरी बेड में, बहुत ज्यादा नेटवर्क बनता है, उस वजह से ये एरिया क्या है, एज कंपेयर टू द प्रीवियस वो ज्यादा है, जिससे यहां पे वेलोसिटी कम होगी और यहां वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इस पॉइंट को आपने याद रखना है। और ये ब्लड एंटर कहां पे हुआ है, वेसल्स में। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं और उनके फंक्शन क्या और क्या कैटेगरी है, इन्हें पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड एंटर होता है वेसल्स में। अब वेसल्स को किन कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, सो उसके लिए हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज द थ्री डिफरेंट कैटेगरी है। वन इज द आर्टरी, सेकंड इज द कैपिलरी एंड थर्ड वन इज द वेन। दिस वन इज द आर्टरी, और यहां पे हमें नजर आ रहा है कि इसकी जो वॉल है वो 3 लेयर थिक है। सबसे आउटर जो है उसमें क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज एंड प्लस इलास्टिक फाइबर्स हैं। उसके बाद आती है मिडल लेयर, दिस वन इज द मिडल लेयर। अब मिडल लेयर में मसल्स है और ये थिक लेयर है मसल्स की यहां पे, और इलास्टिक फाइबर है, यानी आर्टरीज में 2 लेयर में इलास्टिक फाइबर्स हैं, आउटर में भी एंड आल्सो विद इन द मिडल। एंड दिस वन इज द इनर मोस्ट लेयर, जो बेसिकली एंडोथीलियल जो टिश्यूज है उनसे मिलकर बनी हुई है। और उसका काम क्या है कि ये वो ब्लड वेसल है जो कैरी करेगी ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। सो स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन ये हो कि कौन सी ब्लड वेसल ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगी, तो आप कहेंगे वो क्या है, वो आर्टरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द कैपिलरी। अब इसमें जो कैपिलरी है वो 1 सेल थिक है, ठीक है। इसमें जो लेयर्स हैं, जो इलास्टिक फाइबर्स और मसल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड लास्ट वन इज द वेन। वेन की वॉल भी 3 लेयर थिक ही होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि आउटर लेयर में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है, उसमें इलास्टिक फाइबर एग्जिस्ट नहीं करते। मिडल लेयर में मसल होते हैं, लेकिन यहां पर थिन लेयर है मसल्स की, और साथ साथ इसमें इलास्टिक फाइबर भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एंड लास्ट वन जो इनर लेयर है वो एंडोथीलियल जो है वो टिश्यू से मिलके बनी हुई है, और इसका काम क्या होता है कि ये वो ब्लड वेसल है जो कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। और कैपिलरी का फंक्शन ये है कि ये इन बिटवीन है, लिंक करती है आर्टरीज को विद वेन, और ये एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। अब एज अ होल इनके दरमियान एक कंपैरिजन गिवन है कि इनमें क्या डिफरेंस है जो कि इनको डिफर कर रहा है। फॉर एग्जांपल आर्टरीज में अगर हम देखें तो ये वो वेसल होती है, मैंने आपको बताया अभी, कि ये कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट। बट वेन का काम क्या है कि ये ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट लेके जाती है, इनको कलेक्टिंग वेसल्स भी कहा जा सकता है। जबकि जो कैपिलरीज हैं वो लिंक हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। देन सेकंड पॉइंट इनमें ब्लड टाइप का है। जो तमाम आर्टरीज हैं, ऑल आर्टरी हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये वो आर्टरी है जो हमने पढ़ा था कि जो ब्लड को हार्ट से टुवर्ड्स द लंग्स लेके जा रही है, और वो ब्लड कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। देन जो वेन है, ऑल हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन,
और ये वो वेन है जो ब्लड को लंग्स से टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आ रही है, बिकॉज वहां पे यानी लंग्स में जो है वो ब्लड ने ऑक्सीजन को इनटेक किया और वो बन गया है ऑक्सीजनेटेड। एंड जो कैपिलरीज उनमें मिक्स होता है बिकॉज एक तरफ से ब्लड एंटर हो रहा है फ्रॉम द आर्टरीज यानी आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, और वहां पे जो ब्लड है वो कौन सा है, वो ऑक्सीजनेटेड है, और वो ऑक्सीजन रिमूव करके कहां पे जा रहा है, टुवर्ड्स वेन्यूल। तो यहां पे क्या होगा, मिक्स होगा, दैट्स मीन ऑक्सीजनेटेड भी एंड प्लस डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट, नो वेल्व, यानी आर्टरीज में कोई वेल्व एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ये है कि आर्टरीज चूंकि कनेक्टेड है विद द वेंट्रिकल, तो वहां पे बेस पे क्या होता है, वहां पे सेमी लूनर वेल्व जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज बाकी पूरी जो आर्टरीज उनमें कहीं भी वेल्व एग्जिस्ट नहीं करता। और इनमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, जबकि वेन में वेल्व एग्जिस्ट करते हैं, और वो कौन से होते हैं, तमाम के तमाम जो वेल्व हैं वो सेमी लूनर होते हैं, और इनमें क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर होता है। कैपिलरीज में कोई भी वेल्व एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि इनमें जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रेजुअली क्या होता है, डिक्रीज कर रहा होता है, बिकॉज जो कैपिलरीज है वो बनती हैं आर्ट्रियोल से, और वो चूंकि डिवाइड हो रहा है, ऐसे नेटवर्क बन रहा है, तो जब ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वहां पे ग्रेजुअली क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। देन पल्स रेट, पल्स रेट बेसिकली वो रिदमिक कंट्रैक्शन है जो हार्ट की वजह से आर्टरीज में डेवलप हो रही है, वो डायलेट कर रही हैं और फिर क्या हो रही है, कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं। सो पल्स रेट हम आर्टरी में मेजर करते हैं, लेकिन वेन में मेजर नहीं करते, और ना ही विद इन कैपिलरीज करते हैं। और उसकी रीजन ऑब्वियसली ये है कि जो पल्स रेट है, जो आर्टरीज की डायलेशन है और जो कंस्ट्रिक्शन है, वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की है, और चूंकि हार्ट से ब्लड ना तो डायरेक्टली कैपिलरीज में आता है और ना वेन में आता है, इसलिए हम जो है वो वेन और कैपिलरी से पल्स मेजर नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द रैपिड फ्लो, और रैपिड फ्लो इसलिए बिकॉज अभी हमने बात की पहले कि इनमें क्या होता है, मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है, तो फ्लो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और कितना फ्लो है, 400 टू 500 मिलीमीटर पर सेकंड, और ये एओर्टा में है, और ग्रेजुअली जब ब्लड एंटर होगा एओर्टा से आगे आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में, तो ऑब्वियसली ये डिक्रीज करेगा। ये मैक्सिमम कहां पर है, एओर्टा में है। बट विद इन द वेन बात करें तो ये इंक्रीज फ्रॉम स्मॉलर टू द लार्जर, क्योंकि वेन में ब्लड ऐड हो रहा है कैपिलरीज से, तो कैपिलरी से जब वेन्यूज में, और वेन्यूज से वेन, और वेन से वेना केवा में आएगा, तो ग्रेजुअली स्मॉलर वेसल से इंक्रीज करेगा विद इन द लार्जर वेसल, सो दैट ब्लड फ्लो कर सके टुवर्ड्स द हार्ट। एंड देन लास्ट कैपिलरीज हैं, तो लोएस्ट ब्लड फ्लो है, और कितना है, 1 मिलीमीटर पर सेकंड। देन फर्दर एक और पॉइंट है कि इनमें क्या होता है, कैपिलरीज का जो बोर होता है, बोर कहते हैं हम इस इनर एरिया को, तो जो कैपिलरीज का बोर है वो स्मॉल होता है, और जो पहले मैंने आपको बताया भी कि जो वॉल है वो क्या होती है, थिक होती है, जबकि वेन में अगर हम देखें तो लार्जर बोर है एंड थिन वॉल है। कैपिलरीज में भी लार्जर बोर है, लेकिन वन सेल क्या है, थिक है। नेक्स्ट वन इज, मैंने बता भी दिया आपको कि थिक मसल्स होते हैं, थिन मसल्स, और यहां कोई मसल जो है वो कैपिलरीज में एग्जिस्ट नहीं करते। और यहां पे मसल्स में होने की वजह से, यानी जो आर्टरीज में और वेन्स में मसल्स हैं, इनमें रीजन है कि जो डिफरेंट केमिकल्स हैं वो यहां पे आके एक्ट कर सकते हैं, और उनके एक्शन की वजह से ये वेसल्स डायलेट करेंगे या फिर क्या करेंगी, कंस्ट्रिक्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं वेजो डायलेशन या फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन। एंड लास्ट वन, आर्टरीज और जो वेन है ये गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि कैपिलरीज जो है ये गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। और किस पैटर्न से इन्वॉल्व है, कि सपोज दैट दिस वन इज द ब्लड कैपिलरी, और इसमें यहां पर ब्लड मूव कर रहा है, और ये कैपिलरीज जो है अप्रोच कर रही है बॉडी सेल्स को, और इसकी सराउंडिंग में ये क्या है, बॉडी सेल्स हैं। तो जो मटेरियल ब्लड में है वो ब्लड कैपिलरीज को लीव करेगा और एंटर होगा विद इन द टिश्यू फ्लूइड, और फिर टिश्यू फ्लूइड से वो कहां जाएगा, टुवर्ड्स द सेल। इसका मतलब है कि जो कैपिलरीज और सेल के दरमियान जो मीडियम है एक्सचेंज का, वो क्या है, वो टिश्यू फ्लूइड है, और एक्सचेंज में कौन सी ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व है, वो आप कहेंगे वो कैपिलरीज हैं। और फिर रिवर्स क्या है, सेल से मटेरियल कहां पर आएगा, टिश्यू फ्लूइड में, और यहां से कहां जाएगा, विद इन द ब्लड कैपिलरी। इस तरह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन द सेल एंड द ब्लड विद इन द कैपिलरीज। अब ब्लड वेसल्स के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है सीवीएस का, वो सर्कुलेटरी फ्लूइड है, एंड विद इन द ह्यूमन बीइंग वो ब्लड है। सो ब्लड के बारे में पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। ब्लड वो मीडियम है जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स डिसॉल्व होते हैं, एंड विद इन सर्कुलेटरी सिस्टम फिर ये मूव करता है और तमाम बॉडी पार्ट्स तक उन कंपोनेंट्स को ट्रांसफर करता है। ब्लड
बॉडी में वेट वाइज 1/12 ऑफ बॉडी वेट है, यानी जो भी बॉडी का वेट है उसको अगर हम 12 पार्ट में डिवाइड करें तो एक जो हिस्सा है वो किसका बनेगा, ब्लड का बनेगा। ब्लड को फर्दर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज द प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड, सेकंड इज द ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा पार्ट है ये ब्लड में 55% होता है, जबकि ब्लड सेल जो है या सेल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये 45% होते हैं। अब वन बाय वन हमें देखना ये है कि डिफरेंट एमसीक्यूज कौन से आ सकते हैं। एक एमसीक्यूज तो इटसेल्फ यही है कि विद इन द ब्लड उसका प्लाज्मा पोर्शन कितना होता है, 55%। ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज कितनी होती है, तो आंसर है 45%। एंड विद इन द प्लाज्मा सबसे अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है, तो वो है वाटर 90%, और 10% क्या होता है, डिफरेंट डिसॉल्व सब्सटेंस होते हैं। अब इन 10% में जो डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन है और उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10% में सबसे अबंडेंट कंपोनेंट कौन सा है, तो आप कहेंगे वो 7 to 9% क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स है। और प्लाज्मा प्रोटीन्स में डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं, प्रोथ्रोम्बिन है, फिब्रिनोजिन है, एंड प्लस क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन्स है। इनमें से जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है और जो एल्बुमिन प्रोटीन्स हैं ये ब्लड के कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि एल्बुमिन जो है वो ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर में 75% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि जो ग्लोबुलिन्स हैं वो 25% जो है वो ब्लड के कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को बना रही होती हैं। जबकि ये दोनों प्रोटीन जो हैं इनका रोल क्लॉटिंग प्रोसेस में है कि प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट इनटू थ्रोम्बिन, एंड जो फिब्रिनोजिन है वो कन्वर्ट होगा फिब्रिन में, और फिब्रिन जो है वो एक नेटवर्क बनाएगा जो आगे फर्दर ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होगा। यानी फिब्रिनोजिन इन एक्टिव फॉर्म फिब्रिन क्लॉटिंग करवाएगी, जबकि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट किस प्रोसेस में, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में। सो सबसे अबंडेंट प्रोटीन जो है ग्लोबुलिन्स और एल्बुमिन्स है। अब इनमें से ये सारी प्रोटीन्स कहां बनेंगी, ये तमाम प्रोटीन्स बनती हैं विद इन द लिवर एक्सेप्ट ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, क्योंकि जो ग्लोबुलिन प्रोटीन्स हैं वो एंटीबॉडीज हैं। सो एंटीबॉडीज कौन बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बनाते हैं, तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। फिर उसके अलावा 7 to 9% के अलावा 0.9% उसमें क्या है, इनऑर्गेनिक आयंस एंड प्लस क्या है, सॉल्ट्स हैं। एंड विद इन द 0.9% इनऑर्गेनिक आयंस एंड सॉल्ट्स 0.6% क्या है, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सबसे अबंडेंट इनऑर्गेनिक क्या है, सॉल्ट होगा। उसके बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक ग्लूकोज जो हमने इनटेक किया है, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल, डिफरेंट जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो इसी 10% का कंपोनेंट होंगे, फैटी एसिड्स, ये सारे कंपोनेंट्स। और साथ साथ जो हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल में मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, जस्ट लाइक उसमें अमोनिया है, उसके अलावा यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स भी इसी ब्लड प्लाज्मा का पोर्शन है। और इसी में क्या होगा, डिफरेंट हार्मोन्स भी एग्जिस्ट करेंगे, बिकॉज जो हार्मोन्स बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं ये विद द हेल्प ऑफ ब्लड ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ब्लड प्लाज्मा में होगा, इसलिए डिफरेंट जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें हार्मोन्स के वो ब्लड प्लाज्मा से ही किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज द गैसेस, जो ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर क्या होती है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। सो ये डिफरेंट पॉइंट है और यही बेसिकली फंक्शन ऑफ ब्लड भी है। यानी ये तमाम कंपोनेंट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये बेसिकली इंडिकेट कर रहे हैं फंक्शन ऑफ ब्लड को भी, कि ब्लड हार्मोन ट्रांसपोर्ट करवाने में इन्वॉल्व है, ब्लड गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाने में इन्वॉल्व है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ये सारे फंक्शन भी हैं ब्लड के। अब सेकेंड जो पार्ट है ब्लड का वो ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज हैं। और ब्लड सेल्स में पहली बात आती है आरबीसीज की, जिनको अरिथ्रोसाइट कहा जाता है। देन व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। एंड थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। जो प्लेटलेट्स हैं एक्चुअली दे आर सेल लाइक बॉडीज और इनको कंप्लीट सेल नहीं कहा जाता, ये बेसिकली सेल से टूटी हुई बॉडी है। एक सेल है जिसे हम कहते हैं मेगा कैरियोसाइट, जो कि बोन मैरो में स्टेम सेल से बनता है। ये जो मेगा कैरियोसाइट है, मेगा मतलब लार्ज, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, यानी उसका न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा फर्दर, ये फ्रेगमेंट्स में बॉडीज में कन्वर्ट होगा और क्या बनेंगे, प्लेटलेट्स बनेंगे। एंड देन इसमें कोई पिगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक्टिवेट करता है किस चीज को, फिब्रिनोजिन को, जो कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है, इनटू द फिब्रिन। और फिब्रिन एक नेटवर्क बनाती है, जो नेटवर्क जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसके नंबर कितने होते हैं, अबाउट 250,000
पर क्यूबिक जो मिलीमीटर है उसमें जो प्लेटलेट्स की ये नॉर्मल अमाउंट है किसी भी पर्सन के अंदर। तो प्लेटलेट्स के रिगार्डिंग इनका फंक्शन, इसकी फॉर्मेशन और बाकी जो फीचर मेंशन है वो आपने याद रखने हैं। अदर जो पार्ट है यानी आरबीसीज और व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड ब्लड सेल्स, एक्चुअली ये वर्ड रेड ब्लड कॉर्पसल्स है क्योंकि जो आरबीसीज हैं, जो एरिथ्रोसाइट हैं, मेच्योर फॉर्म में अगर हम देखें, यानी ये जो इमेच्योर फॉर्म है ये कंप्लीट एक सेल है, लेकिन जब जैसे ये मेच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे तो फिर इनमें सेल वाले तमाम कंपोनेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऑर्गेनेल्स खत्म हो जाएंगी और इटसेल्फ जो न्यूक्लियस है वो भी इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको कॉर्पसल्स कहा जाता है, लेकिन इसके लिए सेल का वर्ड भी यूज करते हैं। अब नंबर की बात करें तो सबसे मैक्सिमम सेल जो है अमंग द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल विद इन द ब्लड, सबसे मैक्सिमम आरबीसीज हैं। कितने हैं? मेल बॉडी में 5 up to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, जबकि विद इन द फीमेल बॉडी 4 up to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। कंपोनेंट्स क्या है इसके? जो कि सेल है तो सेल मेम्ब्रेनस में होगी, इसमें साइटोप्लाज्म है, लेकिन न्यूक्लियस मैंने आपको बताया कि जो इमेच्योर फॉर्म है उसमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जैसे ही मेच्योर होंगे विद इन द ब्लड वेसल्स एंटर हो जाएंगे, उस वक्त इनमें आरबीसीज और डिफरेंट अदर ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। जो साइटोप्लाज्म है इसमें 95% क्या होता है, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्ट करवाती है ऑक्सीजन को, एंड 5% अदर एंजाइम्स हैं। और अदर एंजाइम्स में से एक एंजाइम का नेम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर आप इसको लिंक करें विद चैप्टर नंबर 13 रेस्पिरेशन के साथ, गैस एक्सचेंज के साथ, तो वहां पे एक एंजाइम मेंशन है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज अबंडेंटली कहां पर होता है, तो विद इन द आरबीसीज होता है। फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ में यानी बिफोर द बर्थ अगर हम बात करें, ये एक फीटस में कहां बनता है, उसके जो लिवर है एंड प्लस जो उसमें स्प्लीन एक लिम्फॉइड ऑर्गन है उसमें क्या होता है, बन रहा होता है। एंड आफ्टर बर्थ जो शॉर्ट बोन्स हैं, यानी वो बोन्स जिनकी लेंथ ज्यादा नहीं है, जस्ट लाइक जो स्टर्नम है, जस्ट लाइक रिब्स हैं, जस्ट लाइक वर्टिब्री हैं, इनकी जो बोन मैरो है यहां भी ये बन रहा होता है। लॉन्ग बोन्स में ये नहीं बनेगा। और विद इन द बोन मैरो जो रेड बोन मैरो है वहां बनता है। अब रेड बोन मैरो को हरगिज मतलब जो है वो रेड कलर बोन मैरो नहीं है, वो बेसिकली चूंकि वो पार्ट जो है बोन मैरो का ब्लड सेल बना रहा होता है, इसलिए उसको रेड बोन मैरो कहा जाता है। अब उस पार्ट में क्या होता है, उस पार्ट में बेसिकली स्टेम सेल होता है। स्टेम सेल को हम यहां पे कहते हैं ये कन्वर्ट होगा हीमोपोएटिक स्टेम सेल में, और इससे डिफरेंट सेल्स बनेंगे। वन इज द स्टेम सेल जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड स्टेम सेल, जिसे क्या डेवलप करेंगे, आरबीसीज डेवलप करेंगे। जो सेकंड टाइप है उसे कहते हैं वो बनेगी इससे लिम्फोइड स्टेम सेल, लेकिन इसे हम कहते हैं बोन मैरो लिम्फोइड स्टेम सेल, क्योंकि ये जो लिम्फोइड स्टेम सेल है ये बोन मैरो में ही डिफरेंशिएट होगा और ये गिव राइज करेगा किस चीज को, बी लिम्फोसाइट को। जबकि सेकंड सेल बनेगा इससे, वो लिम्फोइड स्टेम सेल है लेकिन थाइमस लिम्फोइड स्टेम सेल है, बिकॉज ये मूव करेगा टुवर्ड्स थाइमस ग्लैंड एंड विद इन द थाइमस ग्लैंड दिस विल मैच्योर इनटू द टी लिम्फोसाइट। और फिर एक सेल से जनरेट होगा जिसे फैगोसाइट स्टेम सेल कहते हैं, यानी जिससे डिफरेंट फैगोसाइट सेल बनेंगे। वन इज द मोनोसाइट, एंड मोनोसाइट जो है बनने के बाद 10 to 20 आवर्स वो रहता है विद इन द ब्लड एंड देन लीव करता है ब्लड वेसल्स को, एंड विद इन टिश्यू फ्लूइड दिस विल गिव राइज टू द मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज वो वाइट ब्लड सेल है जिसने लार्ज पार्टिकल को इंटेक करना है और उसको जो है फर्दर आगे डिकम्पोज करना है। वाइल इसी से क्या होगा, फर्दर आगे अदर फैगोसाइट सेल बनेंगे, जस्ट लाइक जो न्यूट्रोफिल है, जो बेजोफिल है, वो यहां से क्या होंगे, जनरेट होंगे। सो ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में जिसमें ब्लड सेल की फॉर्मेशन के बारे में बताया हुआ है, और अगर इसमें डिफरेंट लिंक्स को क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेल से कौन सा सेल क्या हो रहा है जनरेट हो सके, ताकि आप वहां पे इजीली और करेक्ट जो है वो आंसर
कर सकें। अब आरबीसीज का फंक्शन क्या है? आरबीसीज का फंक्शन जो है, चूंकि इसमें प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, तो दिस इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। सो फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ साथ ये जो आरबीसी है ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करवाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये बाइंड करती है विद द कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो विद दिस पॉइंट आरबीसीज के रिगार्डिंग यहां पॉइंट्स खत्म होते हैं। इसके बाद सेकंड जो कंपोनेंट है वो व्हाइट ब्लड सेल्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स को पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। कुछ जनरल फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कलर क्या होता है? क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका जो कलर है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ द पिगमेंट हीमोग्लोबिन। लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनमें कोई भी पिगमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये क्या है? ये कलर लेस है। सेकेंड फीचर, नंबर इनका वेरी करेगा 7000 से अप टू द 8000 और 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये अमाउंट है। बट रिमेंबर दैट कि डिफरेंट जो डिजीज कंडीशन है उसमें ये नंबर वेरी कर सकते हैं। यानी जब पैरासाइट बॉडी के ऊपर अटैक करेगा उस वक्त डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स नंबर में इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। देन साइज क्या होगा? लार्जर देन रेड ब्लड सेल्स। ओरिजिन क्या है? बोन मैरो। ओरिजिन का मतलब यहां फॉर्मेशन है। आरबीसीज का भी ओरिजिन बोन मैरो ही है, यानी तमाम के तमाम ब्लड सेल्स जो है बोन मैरो से बनते हैं। और एक हमने डायग्राम की थी जिसमें हमने डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन के बारे में देखा था और हमने ये बात पढ़ी थी कि तमाम के तमाम जो सेल हैं वो स्टेम सेल से बन रहे हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स का भी ओरिजिन बोन मैरो ही है। देन फंक्शन है, क्या फंक्शन है? प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, यानी वो जो बाहर से आउटसाइड से बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं डिफरेंट पैरासाइट्स, डिफरेंट पैथोजेंस, डिफरेंट केमिकल्स, टॉक्सिन्स, उनको जो है ये डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। देन डेथ, पस बेसिकली क्या होती है? जब फॉरेन इन्वेडर्स बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं किसी भी पार्ट में, स्किन के किसी भी एरिया के अंदर या किसी और पार्ट में, तो वहां पर जो इन्वेड करेंगे आउटसाइड से, हमारे ब्लड सेल्स वहां पे नंबर में इंक्रीज करेंगे। दोनों सेल्स के दरमियान फाइट होगी और इस फाइट में कुछ हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय करेंगे पैरासाइट्स को, इन्वेडर्स को, और मीनवाइल कुछ हमारे सेल की डेथ हो जाएगी। सो व्हाइट ब्लड सेल्स की डेथ होती है जब वो फाइट करते हैं विद द इन्वेडर्स। सो जो मटेरियल वहां पे बनता है उसको हम पस कहते हैं। और एज कंपेयर टू, यहां कंपैरिजन है लाइफ ऑफ द आरबीसीज। एक जो रेड ब्लड सेल्स उसकी लाइफ होती है 120 डेज और डिग्रेड कहां पे होते हैं? वो विद इन स्प्लीन एंड लिवर। और हमने ये बात पढ़ी थी कि यही वो पार्ट हैं जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में इन आरबीसीज को बना रहे होते हैं। लेकिन आफ्टर द बर्थ यही वो ऑर्गन है जहां पर ओल्ड आरबीसीज क्या होंगे? डिग्रेड होंगे, उनकी डेथ होगी। देन फेगोसाइट्स, इनका फंक्शन है कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स का। फॉर एग्जांपल जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये स्मॉल पार्टिकल्स को इंटेक करते हैं और जो मोनोसाइट है वो मेगाफेज बनाते हैं और लार्ज पार्टिकल को फेगोसाइट करते हैं और उनको विद हेल्प ऑफ एंजाइम डिस्ट्रॉय करते हैं। टाइप्स ऑन द बेस ऑफ द अपीयरेंस, जब हम इनको स्टेन करते हैं तो स्टेनिंग से जो अपीयरेंस आती है उस बेस पर हमने व्हाइट ब्लड सेल्स को 2 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया हुआ है। वन इज द ग्रेनुलोसाइट, सेकंड इज द ए ग्रेनुलोसाइट। सो जो फर्स्ट है वो इंडिकेट कर रहा नेम कि उनमें ग्रेन्यूल्स होंगे और उन्हीं ग्रेन्यूल्स की नेम की बेस पे दे आर कॉल्ड एज द ग्रेनुलोसाइट्स। 3 डिफरेंट टाइप्स हैं इनकी, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स। व्हाइल जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं उनकी टाइप्स हैं मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट है इनका जो लाइफ स्पैन है वो तमाम से मैक्सिमम है, बिकॉज कुछ लिम्फोसाइट मेमोरी सेल बनाते हैं और वो मैनी ईयर्स तक जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, जबकि बाकी तमाम जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं इनकी जो लाइफ है वो फ्यू डेज से लेकर फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ तक होगी। सो इन व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में फर्दर डिटेल्स पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डिफरेंट सेल ऑफ द ब्लड, सेल टाइप्स, डिस्क्रिप्शन, नंबर एंड मेजर फंक्शन। फर्स्ट वन इज, अभी हमने पढ़ा भी, रेड ब्लड सेल्स। शेप क्या होती है? बाइकनकेव, और ये वो फीचर है जो पहले डिस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं थे। न्यूक्लियस, ये हमने बात कही थी कि जो
इमेच्योर आरबीसीज हैं उनमें न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही वो मेच्योर होंगे उनमें न्यूक्लियस जो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एब्सेंट होगा। और इनका डायमीटर कितना होता है? 8 माइक्रोमीटर। और नंबर के बारे में हमने पहले भी बात की है, मेल एंड विद इन द फीमेल बॉडी। और फंक्शन भी हमने पढ़ा है कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट में किस चीज को? कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ टुवर्ड्स द टाइप ऑफ लिकोसाइट। सो लिकोसाइट में फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास जो है 3 डिफरेंट कैटेगरीज, दे आर द ग्रेनुलोसाइट। फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल्स। अब यहां पे डिफरेंट जो एस्पेक्ट मेंशन है वो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल कौन सा है, कौन सा वाइट ब्लड सेल्स कॉज करता है इन्फ्लेमेशन को, कौन सा वाइट ब्लड सेल्स एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मैक्सिमम वाइट ब्लड सेल कौन सा है। इस तरह के डिफरेंट फीचर्स जो है हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। सो आपने उनको याद रखना है, सो दैट क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप उसको सोल्व कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल जो है उनमें ट्वाइस द साइज ऑफ आरबीसीज, और ये जो फीचर है न्यूट्रोफिल्स का, ये अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट वो कॉमन है, यानी जो इयोसिनोफिल है और जो बेसोफिल है उनमें भी साइज के रेफरेंस से यही पॉइंट है। द न्यूक्लियस क्या होता है? 2 to 5 लूप्स का होता है, और यहां पे ये डायग्राम में आपको नजर भी आ रहा है। एंड न्यूट्रोफिल 62% होते हैं अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, यहां से एमसीक्यू है कि मैक्सिमम ये न्यूमरस वाइट ब्लड सेल कौन सा है, तो आप कहेंगे न्यूट्रोफिल। देन फंक्शन क्या है? माइक्रोफेज है, जो स्मॉल पार्टिकल स्मॉल इन्वेडर्स हैं जो बॉडी पे अटैक करेंगे, उनको जो न्यूट्रोफिल है वो डिग्रेड करेगा, फेगोसाइड करेगा एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिकम्पोज कर देगा। देन इयोसिनोफिल है, ट्वाइस द साइज ऑफ आरबीसीज, मैंने पहले आपको बताया। न्यूक्लियस इसका बाइलोब्ड होगा, और ये डिफरेंस है बिटवीन न्यूट्रोफिल एंड इयोसिनोफिल। न्यूट्रोफिल का जो न्यूक्लियस है वो 2 to 5 लूप्स का है, जबकि यहां पर बाइलोब्ड है। अमाउंट 2%, और फंक्शन क्या है? एंटी इंफ्लेमेटरी है, और अटैक करता है पैरासाइट को। यानी हमारी बॉडी में जहां पे इंफ्लेमेशन होगी उसे रोकने के लिए सब्सटेंस प्रोड्यूस करेगा और इनएक्टिवेट करेगा इंफ्लेमेशन को, और वो कौन होगा? वो इयोसिनोफिल होगा। देन बेसोफिल है, ट्वाइस साइज ऑफ आरबीसीज है, न्यूक्लियस इसका भी बाइलोब्ड है, एंड अमाउंट कितनी है? लेस देन 1%। एंड दिस प्रोड्यूस 2 डिफरेंट केमिकल्स, हेपारिन एंड हिस्टामिन। जो हेपारिन है ये क्या फंक्शन करेगा? हेपारिन जो है वो एंटी क्लॉटिंग है, यानी हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। ब्लड फ्लोट कर रहा है वेसल में, लेकिन क्लॉट नहीं होता, बिकॉज एंटी क्लॉटिंग फैक्टर जो है उन कैस्केड को, उन फैक्टर्स को एक्टिवेट होने नहीं देते जो ब्लड को क्लॉट कर रहे होते हैं। वाइल जो हिस्टामिन है ये एलर्जिक रिएक्शन कॉज करता है, एंड वन ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन इज द इंफ्लेमेशन। और इस रेफरेंस से अगर आप पॉइंट याद रखें कि 2 सेल ऐसे हैं जो वर्क करते हैं एंटागोनिस्टिकली, क्योंकि इयोसिनोफिल एंटी इंफ्लेमेटरी और बेसोफिल जो है वो इंफ्लेमेशन को कॉज करवाता है। देन ये कंपैरिजन बिटवीन न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। नाउ ए ग्रेनुलोसाइट्स 2 डिफरेंट टाइप्स है। मोनोसाइट साइज के रेफरेंस से 2 to 3 टाइम लार्जर। सो इस रेफरेंस से अगर आपको क्वेश्चन हो कि अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होगा, तो वो मोनोसाइट है। न्यूक्लियस किस तरह का होता है? राउंड टू लोब शेप। एंड देन अमाउंट कितनी है? 3%, और मैक्रोफेज बनाते हैं। और ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि मोनोसाइट बनने के बाद 10 to 20 आवर्स तक जो है ये ब्लड में रहते हैं, उसके बाद ये लीव करते हैं ब्लड वेसल्स को और आ जाते हैं विद इन टिश्यू फ्लूइड, एंड विद इन टिश्यू फ्लूइड मोनोसाइट गिव राइज टू द मैक्रोफेज, और जो मैक्रोफेज है वो लार्ज पार्टिकल्स को इंटेक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। और लास्ट में हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट स्लाइटली लार्जर देन आरबीसीज, और ये पॉइंट इंडिकेट करता है कि अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए कि अमंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिकोसाइट सबसे स्मॉलेस्ट व्हाइट ब्लड सेल कौन सा है, तो आप कहेंगे वो लिम्फोसाइट है, बिकॉज स्लाइटली लार्जर है देन द आरबीसीज। न्यूक्लियस ऑलमोस्ट फिल द सेल, यानी सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियस इनका इस रेफरेंस से है, क्योंकि तकरीबन ये फिल कर रहा है किसको? होल स्पेस ऑफ साइटोप्लाज्म को। अमाउंट 32%, और इसी एस्पेक्ट से क्वेश्चन भी है कि सेकंड न्यूमरस अमंग द वाइट ब्लड सेल्स वो कौन होगा, तो वो लिम्फोसाइट है। फंक्शन क्या है? दे प्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जो इम्यून सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है? वो लिम्फोसाइट पे डिपेंड करता है। और लिम्फोसाइट की फर्दर आगे टाइप है टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट,
उनकी डिटेल फर्दर हम डिस्कस करेंगे विद इन द टॉपिक ऑफ द इम्यूनिटी, कि वो कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने कि तमाम ब्लड सेल्स का जो ओरिजिन है वो बोन मैरो ही है। डिफरेंट प्लेस पे जाके मेच्योर हो सकते हैं वो, लेकिन फॉर्मेशन कहां से होगी उनकी, बोन मैरो से ही होगी। सो अब आफ्टर द डिटेल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड हम देखते हैं कि ब्लड का फंक्शन क्या है एज अ होल। सो उसे पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। फंक्शन ऑफ ब्लड, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मो रेगुलेशन, यानी ब्लड में जो वाटर लेवल है ये जज किया जाएगा और उसके थ्रू बॉडी में वाटर जो कंटेंट है वो मेंटेन किया जाएगा। इसकी डिटेल आप लोगों ने चैप्टर नंबर 15 में पढ़ी है कि किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन में ब्लड इन्वॉल्व है। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स जस्ट लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये ट्रांसपोर्ट करवाता है। डिफरेंट हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करवाता है, चैप्टर 17 में आपने पढ़े जितने भी हार्मोन है फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, वहां से, उसके अलावा थायराइड ग्लैंड से एंड अदर ग्लैंड से वो ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, और गैसेस को भी जो है वो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करवाता है। देन डिफेंस ऑफ द बॉडी, उसमें ल्यूकोसाइड्स हैं एंड एंटीटॉक्सिन। इंटरफेरॉन के बारे में हमने पहले बात नहीं की। इंटरफेरॉन वो केमिकल है जो हमारे इम्यून सिस्टम वाले सेल्स बनाते हैं अगेंस्ट न्यूक्लिक एसिड अटैक, और न्यूक्लिक एसिड अटैक मोस्टली वायरसेस का होता है, यानी जब हमारी बॉडी पे किसी फॉरेन इन्वेडर्स का न्यूक्लिक एसिड अटैक करेगा और हमारे सेल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा तो उस वक्त इंटरफेरॉन बनेंगे और उस न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। देन ब्लड एक्ट एज बफर, यानी जो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन है एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन है ये मेंटेन की जाएगी, सो दैट क्या हो, ब्लड की जो पीएच है वो ना बहुत बेसिक और ना बहुत क्या हो, एसिडिक हो। और इसकी एक एग्जांपल आप लोगों ने पढ़ी है कि विद इन द किडनी एच पॉजिटिव आयन को सिक्रीट किया जाता है सो दैट कि उससे क्या हो, पीएच जो है मेंटेन की जा सके, और पीएच कितनी होती है, 7.4 पीएच होती है। सो ब्लड एक्ट एज अ बफर। देन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और इस रेफरेंस अगर हम देखें तो ब्लड वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है और ये ब्लड कैपिलरीज पहुंची अप टू द सेल। सो ब्लड से मटेरियल डिफ्यूज करेगा, आउटसाइड आएगा विद इन टिश्यू फ्लूइड और फिर यहां से वो मूव करेगा टुवर्ड्स द सेल। सो इस रेफरेंस से जो ब्लड है वो सेल और जो ब्लड वेसल्स है उनमें जो मटेरियल है उसके दरमियान एक्सचेंज भी रोल प्ले कर रहा है। Then homeostasis, that's mean maintenance of the internal environment, because different जो chemicals हैं वो blood में हैं, blood ही move करता है towards the brain और brain different components को judge करता है within the blood, so that's why blood बहुत important role play करता है within the homeostasis. Then wound sealing, that's mean जब कोई body part damage हो जाता है तो वहां पे हमने पढ़ा भी कि blood clotting process में जो fibrin protein activate होती है और वो इस तरह से enmeshed बनाएगी और वो ब्लड क्लॉट कर देगी और वो जो पार्ट है वो सील हो जाएगा और वहां से आउटर इन्वायरमेंट से जो पैथोजेंस हैं वो एंटर नहीं हो पाएंगे। और ये डिफरेंट क्या है, बेसिकली फंक्शन है किसके, ब्लड के। ब्लड के फंक्शन के बाद एक और बॉडी कंपोनेंट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इन्वॉल्व है और वो है लिम्फेटिक सिस्टम। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द रोल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है रिटर्निंग ऑफ मटेरियल, यानी अभी हम बात कर रहे थे कि कैपिलरी से मटेरियल बाहर आता है और वहां से सेल में जाता है और कुछ मटेरियल वापस जो है वो आएगा विद इन टिश्यू फ्लूइड और फिर ब्लड में जाएगा, लेकिन सारे का सारा फ्लूइड वापस नहीं आता। सो लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है इस पर्पस के लिए कि जो ब्लड वेसल से मटेरियल बाहर निकल रहा है उसको दोबारा ब्लड में ऐड किया जा सके। और उसको आप यूं भी इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आप किसी बिल्डिंग को, घर को देखें तो जब वो कंस्ट्रक्शन वहां पे की जाती है तो वहां पे 2 डिफरेंट पाइप सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। एक वो पाइप सिस्टम है जो डिफरेंट प्लेसेस पर उस घर में साफ पानी को सप्लाई करने के लिए होता है, और सेकंड पाइप सिस्टम ऐसा होता है कि जब वाटर यूज हो जाएगा तो उसको बाहर ड्रेन करने के लिए क्या होगा, एक और पाइप सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। तो नेचर ने ऐसे ही हमारी बॉडी में 2 डिफरेंट टाइप ऑफ आपके लिए पाइप सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। वन इज द CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जब ब्लड टिश्यू लेवल पर जो है मटेरियल बाहर निकलता है तो उसको वापस रिटर्न करने के लिए क्या है, वहां पर लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो फंक्शन क्या हो गया, रिटर्न द मटेरियल। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल्स हैं,
लिम्फॉइड मैसेज हैं, लिम्फ नोड एंड लिम्फ। इन कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आगे एक डायग्राम से उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, सो दैट इसको हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये कंपोनेंट किस तरह से काम करते हैं। देन लिम्फ है, लिम्फ बेसिकली क्या होता है, जो कैपिलरीज हैं यहां पे ब्लड फ्लो कर रहा है और फिर इससे मटेरियल बाहर आएगा और वो मटेरियल सेल के पास जाएगा और सेल से दोबारा आएगा और ये मीडियम बनेगा। इस मीडियम में क्या है, हमने पहले बात की, इसमें टिश्यू फ्लूइड है। जब ये टिश्यू फ्लूइड यहां से एंटर होता है विद इन द लिम्फ वेसल्स और कैपिलरीज, क्योंकि यहां पे सेल लेवल पर कैपिलरीज होती हैं, तो लिम्फ कैपिलरीज में जब एंटर होगा तो उसी को हम बेसिकली लिम्फ कहते हैं। यानी लिम्फ बेसिकली क्या है, टिश्यू फ्लूइड ही है, लेकिन इसको लिम्फ उस वक्त हम कहेंगे जब ये विद इन द लिम्फ कैपिलरीज होगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपको आ जाए कि लिम्फ किस से रिजेंबल करता है, विद द ब्लड प्लाज्मा या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, तो आप कहेंगे विद द टिश्यू फ्लूइड। सो फर्दर डिटेल ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाई है, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ऑब्वियसली पूरी बॉडी में इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा नेटवर्क है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि दिस इज द सीवीएस, इसमें हार्ट है, जब ये पंप करेगा ब्लड को तो ब्लड एंटर होगा एओर्टा में, एओर्टा से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल डिवाइड होंगी तो फर्दर कैपिलरीज नेटवर्क बन जाएगा और फिर आगे वेन्यूल, वेन्यूल से वेन और वेन से वेना केवा, ये सीवीएस है। और विद इन द कैपिलरी लेवल यहां पर क्या होता है, जो कैपिलरीज है यहां से मटेरियल बाहर मूव करता है और वो सेल उसको इनटेक करेंगे, एक्सचेंज होगा और फिर क्या बनेगा, इससे टिश्यू फ्लूइड बनेगा। जो टिश्यू फ्लूइड है ये कुछ रिटर्न होगा दोबारा ब्लड में, लेकिन 100% रिटर्न नहीं होगा। सो जो रिमेनिंग अमाउंट रह गई है जो ब्लड में रिटर्न नहीं हुई, उसे रिटर्न करने के लिए ये ब्लाइंडली एंड वेसल्स हैं। अब यहां पे ब्लाइंडली एंड वेसल्स का कंसेप्ट भी क्लियर कर लें कि विद इन द सीवीएस एक वेसल सेकंड से कनेक्ट है और वो दोनों साइड से ओपन है, कहीं से क्लोज नहीं है। ब्लाइंडली एंड का मतलब ये होता है कि एक चीज, एक कंपोनेंट एक साइड से ओपन है और दूसरे एंड से वो क्लोज है, ठीक है, दैट्स मीन यहां से क्लोज और यहां से क्या है, ये ओपन है। यही वेसल्स इस एंड से क्या है, क्लोज है, और उस तरफ से क्या है, वो ओपन है, लेकिन सीवीएस में बोथ साइड से क्या है, ओपन है। सो इन ब्लाइंडली एंड वेसल्स में जो टिश्यू फ्लूइड है वो यहां से एंटर होगा और जैसे ही इन वेसल्स में आ जाएगा, और चूंकि ये सेल लेवल है तो ये लिम्फ वेसल्स लिम्फ कैपिलरीज हैं, तो उस टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ कहेंगे और फिर ये लिम्फ फ्लो करेगा टुवर्ड्स द ब्लड ताकि इसे ब्लड में ऐड किया जा सके। लेकिन नेचर ने इन लिम्फ के रास्ते में डिफरेंट चेक पॉइंट्स रखे हैं सो दैट जो लिम्फ ब्लड में ऐड हो तो ऐड होने से पहले वो कंप्लीटली फिल्टर हो चुका हो, इसलिए चेक पॉइंट्स हैं और इन चेक पॉइंट्स को हम लिम्फ नोड कहते हैं। अब पॉइंट है कि यहां पर जो लिम्फ एंटर हो रहा है उसके लिए फोर्स कहां से आ रही है। एक फैक्टर है कि आउटसाइड जो टिश्यू फ्लूइड होता है उसका प्रेशर ज्यादा होगा और इनसाइड लिम्फ वेसल प्रेशर क्या होगा, कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो टिश्यू फ्लूइड है वो इन लिम्फ कैपिलरीज में एंटर हो सकेगा। दूसरा, जो लिम्फ कैपिलरीज के सेल्स हैं इनके दरमियान स्पेस ज्यादा है एज कंपेयर टू द लिम्फ वेसल्स लार्ज एंड एज कंपेयर टू कैपिलरीज, इसलिए क्या होगा, जो टिश्यू फ्लूइड है वो इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, इनके इनसाइड एंटर हो जाएगा और जब ये इन लिम्फ कैपिलरीज में आ जाएगा इसका फ्लो कैसे जनरेट होगा टुवर्ड्स द ब्लड। तो बेसिकली जो मूवमेंट है स्केलेटल मसल्स की, जो मूवमेंट है, जो ब्रीथिंग मूवमेंट है, जो विसरल मूवमेंट है, वो मूवमेंट वो फ्लो जनरेट करती है विद इन द लिम्फेटिक सिस्टम, जिससे लिम्फ फ्लो करता है टुवर्ड्स द ब्लड। अब लिम्फ फ्लो कर रहा है और लिम्फ कहां पर आ गया, विद इन द लिम्फ नोड। लिम्फ नोड पर क्या होते हैं, डिफरेंट लिम्फॉइड सेल्स होते हैं या आप लिम्फॉइड मैसेज आप कह लें, जिसमें लिम्फोसाइट सेल्स होंगे और वो इस लिम्फ में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स को, डिफरेंट टॉक्सिक एजेंट्स को, डिफरेंट बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर वही लिम्फ कैरी करेगा अवे फ्रॉम लिम्फ नोड
और डिफरेंट लिम्फ वेसल्स मिलेंगी और एक लार्ज लिम्फ डक्ट बनेगी और वो लिम्फ डक्ट जो है लिम्फ को ऐड कर देगी कहां पे, विद इन द ब्लड। अब मीनवाइल डिफरेंट पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम से देखें और क्वेश्चन आपसे ये हो कि टुवर्ड्स लिम्फ नोड एक वेसल लिम्फ को लेकर जा रही है या मल्टीपल है, तो आप कहेंगे मल्टीपल। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि मैनी एफरेंट लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ टुवर्ड्स लिम्फ नोड, एफरेंट टुवर्ड्स होता है, एंड सिंगल इफरेंट लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड। एक पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट, जो लिम्फ नोड है ये एक है लेकिन बॉडी में मल्टीपल होती हैं। जो नोड्स एज अ होल हमारी बॉडी में है ये कहां कहां एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर है, लेकिन 3 रीजन ऐसे हैं जहां पे लिम्फ नोड्स अबंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। एक हमारा एक्सिलर रीजन है, सेकंड हमारा नेक रीजन है, एंड थर्ड ग्रोइन रीजन है जो हमारी लेग्स अटैच हो रही है विद द पेल्विक गर्डल। सो लिम्फ नोड यहां पे अबंडेंटली, इसलिए समटाइम क्या होता है हमारी आर्म्स और नेक में पेन होती है क्योंकि लिम्फ नोड वहां पे क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती हैं। अब जो लार्ज लिम्फ डक्ट है ये कहां किस पॉइंट पर आके लिम्फ को जो है वो ब्लड में ऐड करेगी और कौन सी वेसल में करेंगे, बिकॉज सीवीएस में तो बहुत सारी वेसल्स हैं, डिफरेंट जो है वो वेन्स आ रही हैं जो कनेक्ट हो रही हैं विद द सुपीरियर एंड विद द इंफीरियर वेना केवा। सो पॉइंट इज दैट कि एक लार्ज लिम्फ डक्ट बनती है ये थोरैसिक रीजन में आके विद इन द चेस्ट कैविटी, जो लेफ्ट रीजन से यानी लेफ्ट आर्म और शोल्डर से जो ब्लड वापस लेकर आ रही है हम कहते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। उस वेन में क्या होता है, थोरैसिक डक्ट जो है लिम्फ को ऐड कर देती है और वो मटेरियल दोबारा से क्या होता है ब्लड में ऐड हो जाता है। सो ये ओवरऑल जो है वो आप कह लें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे उनकी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है कि लिम्फ वेसल्स क्या होंगी, लिम्फ नोड क्या है, लिम्फ क्या है और लिम्फ कैपिलरी क्या है। और एक एग्जांपल आप लोगों ने लिम्फ कैपिलरी की पढ़ी हुई है कि विद इन विलाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके दरमियान में आपने पढ़ा कि लैक्टियल वेसल होती है। सो जो लैक्टियल वेसल वो बेसिकली लिम्फ कैपिलरी है। इस तरह से बहुत सारी बॉडी रीजन में क्या होता है, कैपिलरीज एग्जिस्ट करती हैं। सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, अगर समराइज करें सो फर्स्ट इज हमने बात की कि रिटर्निंग लीक मटेरियल जो बाहर निकलता है उसे रिटर्न करता है। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फैट की एब्जॉर्प्शन है वो लिम्फेटिक सिस्टम ही कर रहा होता है। और यहां पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि आफ्टर द फैटी मील कितने % जो है फैट या फैट ग्लोब्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे लिम्फ में, तो वो 1% है। और कितने % मटेरियल रिटर्न होता है, तो डेली बेसिस पर 3 लीटर जो है दोबारा ब्लड में ऐड होता है। एंड लास्ट थर्ड फंक्शन क्या लिम्फेटिक सिस्टम का, कि लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व इन द डिफेंस ऑफ द बॉडी, बिकॉज इनमें जो लिम्फॉइड मैसेज हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज जो होते हैं वहां पे लिम्फोसाइट सेल्स हैं और वो लिम्फोसाइट सेल्स फाइट करते हैं डिफरेंट इन्वेडर्स के साथ, डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स के साथ, और उनको जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं और बॉडी को डिफेंड करते हैं फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द पैथोजेंस। आफ्टर द लिम्फेटिक सिस्टम अब हमने पढ़ना है रिगार्डिंग द इम्यूनिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स। सो उसके लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट इज द इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इम्यूनिटी की। इट्स अ एबिलिटी ऑफ द बॉडी, जिसमें क्या होगा, रिकॉग्नाइजेस इंट्रूजन ऑफ एनी मटेरियल, और फिर क्या होगा, मोबिलाइजेस सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स सो दैट वो रिमूव करें उस पार्टिकल को जो कि बाहर से आया है विद अ ग्रेटर स्पीड एंड विद इफेक्टिवनेस, यानी बहुत जल्दी और उसका इफेक्ट भी हो, यानी बॉडी उससे बच भी जाए, उसके हार्मफुल इफेक्ट से बच जाए। सो जो आउटसाइड से एंटर हो रहा है, जो बात की गई है विद इन द डेफिनेशन ऑफ द इम्यूनिटी, वो क्या है, एंटीजन है। इसको इम्यूनोजिन भी कहा जाता है। सो एंटीजन क्या है, हम कहते हैं कि एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज, जिसकी भी बात हमने विद इन द डेफिनेशन बी की है। सो एंटीजन बॉडी में एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगी। अब इटसेल्फ एंटीजन की केमिकल नेचर क्या होगी, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देखते हैं क्वेश्चन को। केमिकली एंटीजन आर ऑफ ब्लैंक नेचर, अल्फा प्रोटीन, बीटा लिपिड्स, चार्ली कार्बोहाइड्रेट्स एंड डेल्टा वेरिएबल। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं अल्फा प्रोटीन्स, चूंकि बुक में प्रोटीन्स का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक की वर्ड है, की पॉइंट है
जो यहां मेंशन नहीं है, जो बुक में मेंशन है प्रोटीन के रिगार्डिंग, और वो है ऑफन का। सो अगर इस स्टेटमेंट में ऑफन का वर्ड ऐड कर दिया जाए तो फिर आंसर बनता है अल्फा प्रोटीन। लेकिन जो कि अब वो वर्ड नहीं है, एक जनरल बात की जा रही है, सो दैट्स मीन अब आंसर बनेगा डेल्टा वेरिएबल। सो एंटीजन की कोई भी हो सकती है केमिकल नेचर, लेकिन मैक्सिमम या ऑफन अक्सर क्या होती है, प्रोटीन इन नेचर होती है। सो एंटीजन के बारे में हमने यहां पे केमिकल नेचर पॉइंट क्लियर कर लिया। और है क्या, ये भी हमने बात क्लियर कर ली कि वो स्टिमुलेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे किस चीज को, हमारे इम्यून सिस्टम को। अब इम्यून सिस्टम किन चीजों पे कंसिस्ट करता है, कौन से कंपोनेंट्स हैं और ये कैसे अपना फंक्शन करेगा, इसे पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। बिफोर द इम्यून सिस्टम, नेचर ने हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफेंस लाइन क्रिएट की हैं। उन डिफेंस लाइन को हम देखते हैं कि 3 डिफरेंट लाइंस में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिफेंस लाइन, सेकंड डिफेंस लाइन एंड थर्ड डिफेंस लाइन। तो फर्स्ट डिफेंस लाइन ह्यूमन बॉडी का वो कंसिस्ट करता है फिजिकल बैरियर के ऊपर एंड केमिकल्स के ऊपर। फिजिकल बैरियर में जो कंपोनेंट्स आते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन है, जो कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, देन म्यूकस है, और इवन जो ब्लड क्लॉट कहीं बनता है तो ब्लड क्लॉट भी फिजिकल बैरियर में आएगा। और हमने ये बात विद इन द फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ी थी कि ब्लड सील करता है क्लॉटिंग के थ्रू उस पॉइंट को जहां पे कट लग जाता है, तो वहां से क्या होगा, कोई माइक्रो बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगा। केमिकल्स वगैरह हम देखें, सलाइवा में डिफरेंट जो बाइकार्बोनेट्स हैं दे विल एक्ट एज एंटीसेप्टिक्स। और फिर उसके अलावा चैप्टर 15 में आपने पढ़ा जो सीबम स्किन में स्पीशियस ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, उसका पर्पस भी डिफेंस ऑफ द बॉडी ही है कि स्किन के ऊपर जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सीबम के डिफरेंट केमिकल्स उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिफेंस लाइन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि ये बॉडी में डिफरेंट केमिकल्स को एंटर या डिफरेंट पैरासाइट को एंटर ही ना होने दे। लेकिन अगर वो एंटर हो जाते हैं तो फिर वर्क करेगा हमारा सेकंड डिफेंस। सेकंड डिफेंस में हमारे आते हैं वाइट ब्लड सेल्स और डिफरेंट टाइप्स है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इयोसिनोफिल्स। और प्लस इसमें मोनोसाइट्स भी इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मोनोसाइट गिव राइज टू द मैक्रोफेज। ये सेकंड डिफेंस लाइन है। और फर्स्ट और सेकंड डिफेंस लाइन, दोनों जो डिफेंस लाइन है इसको हम इनेट कहते हैं। दैट्स मीन ये बाय बर्थ है, बर्थ से पहले ही बॉडी में एग्जिस्ट कर रही थी, तो बर्थ के बाद भी ऑब्वियसली होंगी। लेकिन जो थर्ड डिफेंस लाइन है इसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और उसकी वजह यह है कि ये उस वक्त एक्टिवेट होगा जब बॉडी एक्सपोज होगी टुवर्ड्स एंटीजन। बिफोर बर्थ बॉडी एंटीजन से एक्सपोज नहीं होती, बिकॉज जो फीटस है वो विद इन द मदर बॉडी है और मदर बॉडी इन्वायरमेंट को फेस कर रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं ये अडेप्टिव है। और यही बेसिकली क्या इम्यून सिस्टम है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि इम्यून सिस्टम डिफेंस लाइन में कौन से में ऐड होगा, तो आप कहेंगे थर्ड डिफेंस लाइन में क्या आता है, इम्यून सिस्टम आता है। अब इम्यून सिस्टम के फर्दर कंपोनेंट्स कौन से हैं? इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, दैट इज द लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट फर्दर आगे कैटेगरी में डिवाइड है बी सेल्स एंड टी सेल्स, यानी बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। और इनको बी और टी क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो बी सेल हैं ये डिस्कवर हुए थे बर्ड्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गन में, दैट इज कॉल्ड एज द बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। सो इस रेफरेंस से इनको बी सेल्स कहा जाता है। ये बात याद रखें, बर्सा ऑफ फेब्रिशियस ह्यूमन बॉडी में नहीं है, ये बर्ड्स में है, तो नेम इसका डिस्कवरी बेस है। विद इन द ह्यूमन बीइंग हमने लेक्चर में ये बात पढ़ी है कि ये बोन मैरो में बनेगा, क्योंकि इसका जो स्टेम सेल है वो बोन मैरो से ही आ रहा है। और बी जो सेल है जब फेस करेगा किसी भी फॉरेन मटेरियल को, तो ये डिफरेंशिएट होगा टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में, प्लाज्मा क्लोन सेल में और बी मेमोरी सेल में। अब जो प्लाज्मा क्लोन सेल है दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज क्या होती हैं और क्या फंक्शन करती है अगर हम पढ़ेंगे। सो यहां पे क्वेश्चन आपने याद रखना है कि अगर आपको पॉइंट आ जाए कि एंटीबॉडीज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, और ऑप्शन में अल्फा बी सेल हो, बीटा प्लाज्मा क्लोन सेल हो, चार्ली बी मेमोरी सेल हो, और डेल्टा हम कह देते हैं टी हेल्पर सेल, तो आप याद रखें आंसर क्या होगा, प्लाज्मा क्लोन सेल। लेकिन अगर ऑप्शन चेंज की जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अल्फा बी सेल, बीटा बी मेमोरी सेल, चार्ली टी सेल और डेल्टा
लिम्फोसाइट। तो अब आंसर बनेगा क्या? अल्फा बी सेल्स। तो इस तरह डिफरेंट जो वेरिएशन है वो आपने याद रखनी है कि कौन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर रहा है। वाइल जो बी मेमोरी सेल है ये वो सेल होते हैं जो मेमोराइज करते हैं एंटीजन को, यानी जब डिफरेंट हमारे फेगोसाइट सेल इंगल्फ करते हैं एंटीजन को और उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो एंटीजन या उसके जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं वो इन सेल्स के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाते हैं और वो स्टोर करते हैं कि इन फ्यूचर जब वो एंटीजन बॉडी में एंटर होगी तो रैपिडली वो एक्टिवेट करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सेल्स को, सो दैट उस एंटीजन को फौरन डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये एक टाइप आगे की चीज की लिम्फोसाइट की। और अगर ये पार्ट एक्टिवेट होगा लिम्फोसाइट्स का और इम्यून सिस्टम का और फिर डिस्ट्रॉय करेगा एंटीजन को, सो दिस इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड एज इट्स अ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। सो इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जब इम्यून सिस्टम फेस करता है किसी भी फॉरेन मटेरियल को तो वो किस तरह से रिस्पोंड करेगा उसको, यानी किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सो अगर बी सेल्स एक्टिवेट हो और वो डिस्ट्रॉय करे तो हम कहते हैं कि वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स है। और डेफिनेशन में दो बातें मेंशन थी कि सेल एक्टिवेट होंगे या सेल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट होंगी। तो हमने एक कंपोनेंट पढ़ा सेल प्रोडक्ट्स वाला। सेकंड कंपोनेंट जो है टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट की फर्दर टू डिवीजन है, वन इज द टी हेल्पर सेल, सेकंड इज द टी किलर सेल। और टी हेल्पर सेल के बारे में आपने पढ़ा है कि विद इन द एड्स डिजीज जो HIV है वो इन्हीं सेल्स को इन्फेक्ट करता है, क्योंकि ये मेजर सेल है विद इन द डिफेंस और विद इन द इम्यूनिटी। और इनको हेल्पर सेल कहा जाता है बिकॉज ये डिफरेंट केमिकल सिग्नल के थ्रू डिफरेंट जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो फेगोसाइट सेल्स हैं, उनको कॉल करेंगे एट द पॉइंट ऑफ द इन्वेजन पॉइंट्स और वहां पे जो है डिस्ट्रॉय करेंगे किसी चीज को, बैक्टीरिया को या डिफरेंट वायरसेस को। अब अगर सेल एक्टिवेट होते हैं और ये डिस्ट्रॉय करते हैं, सो दैट टाइप इज कॉल्ड एज द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। सो इम्यून रिस्पॉन्स की टू टाइप हो गई, वन इज द ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेकंड इज द सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। इन केस ऑफ टिश्यू ट्रांसप्लांट जो टिश्यू रिजेक्शन होती है वो बिकॉज ऑफ द हेल्पर टी सेल होती है। सो दैट्स मीन वहां पे क्वेश्चन अगर आपको आ जाए कि जो टिश्यू रिजेक्शन है वो किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है, तो आप कहेंगे वो सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स। और सेल कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, आप कहेंगे टी हेल्पर सेल उसका रिस्पॉन्सिबल है। सो अब इन डिफरेंट पॉइंट्स को आपने याद रखना है। अब बात है एंटीबॉडीज की। एंटीबॉडीज की केमिकल नेचर, इनकी प्रॉपर्टीज और किस तरह से डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं, ये पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन्स हैं। और प्रोटीन्स हमने पढ़ा था कि डिफरेंट कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। सो जो एंटीबॉडीज दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। एंड विद इन ग्लोबुलर प्रोटीन हमने बात पढ़ी है कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं, टर्शरी एंड द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एंड विद इन द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स एग्जिस्ट करती हैं। और इन चेन्स में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं कि आपको नजर आ रहा है यहां पे कि 2 चेन्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ ज्यादा है। जब लेंथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और उसका वेट भी क्या होगा, ज्यादा होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या है, 2 हैवी चेन्स हैं। और 2 की लेंथ स्मॉल है, सो उनमें क्या होगा, लेस नंबर ऑफ अमीनो एसिड, तो वेट भी क्या होगा, कम होगा। इसे हम कहते हैं ये लाइट चेन है। और वो 2 होती हैं, 1 एंड 2। 2 हैवी चेन आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। और यहां पर 1 एंड 2 दो डाइसल्फाइड लिंकेज है बिटवीन द 2 हैवी चेन। और हैवी और लाइट चेन इनके दरमियान में अगर हम देखें तो ये एक डाइसल्फाइड है। इस तरह से यहां पे भी क्या है, इनके दरमियान एक डाइसल्फाइड है। सो एज अ होल अगर क्वेश्चन आपको आ जाए कि सिंगल एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में कितने डाइसल्फाइड लिंकेज है, तो आप आंसर करेंगे 4। और डाइसल्फाइड लिंकेज को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यह भी क्वेश्चन आ सकता है अगर डिफरेंट वे से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर इसको यूं हम बनाएं, एक पैटर्न ये बना दें तो, और एक पैटर्न हम इस तरह से बना दें, और क्वेश्चन आपसे ये हो कि इसमें से कौन सा एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है डाइसल्फाइड लिंकेज को, तो आप कहेंगे दिस वन रिप्रेजेंट द डाइसल्फाइड लिंकेज। अब इस एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के डिफरेंट रीजन्स हैं, और वो रीजन्स कौन से, जो अपर रीजन है उसे हम कहते हैं वेरिएबल रीजन।
और वेरिएबल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज इस रीजन में जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड है और जो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड है वो डिफरेंट एंटीबॉडीज में डिफरेंट है। वाइल जो लोअर पोर्शन है इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन, सी रीजन। जो सी रीजन है ये कांस्टेंट है, इसमें इसका मतलब है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड एंड टाइप वो डिफरेंट एंटीबॉडीज में, लेकिन सेम क्लास की डिफरेंट एंटीबॉडीज में, ये पॉइंट याद रखना है, वो क्या होगा? सिमिलर होगा। लेकिन डिफरेंट क्लास में ये वेरी करेगा। विद इन द सेम क्लास की बात है कि ये क्या होगा? सी रीजन होगा। अब वेरिएबल रीजन का बेनिफिट क्या होता है? जो वेरिएबल रीजन है ये बनाता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब चूंकि इससे पहले हमने बात की है कि एंटीजन वेरिएबल इन नेचर होती है, उसकी शेप डिफरेंट होगी। सो अगर एंटीबॉडी में ये वेरिएबल रीजन ना होता तो इस नेचर में एग्जिस्ट करने वाली मिलियंस और आपके लिए बिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ जो एंटीजेंस हैं उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज ना बना पाती। लेकिन चूंकि अब वेरिएबल रीजन है और इस वेरिएबल रीजन की वजह से इसकी शेप डिफरेंट होगी, और किस तरह की होगी? कंपैटिबल होगी विद द शेप ऑफ द एंटीजन। जस्ट लाइक यहां पे एग्जांपल है कि सपोज दैट ये एंटीजन है और हमारी बॉडी ने ये एंटीबॉडीज बना दी हैं। अगर एंटीजन की शेप फॉर एग्जांपल सरफेस ऑफ एंटीजन यू कर आपके शेप इस तरह की हो जाएगी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरह की एंटीबॉडीज बनाएगा जो यहां बाइंड हो सके। अगर शेप और चेंज होती है, फॉर एग्जांपल यूं हो जाती है, तो फिर एंटीबॉडीज की जो वेरिएबल रीजन है वो इस शेप के मुताबिक बनेगा। इस तरह से वेरिएबल रीजन मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज को जनरेट कर सकता है। सो उसके लिए ऑप्शन हो जाती है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितनी भी एंटीजन एंटर होंगी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना सकती है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। और यहां पे एग्जांपल है कि दिस वन इज द एंटीजन, सरफेस के ऊपर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, और ये हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना दी। अब एंटीबॉडीज करती क्या है? वो इनके साथ बाइंड करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और फिर दूसरा जो एंड होता है एंटीबॉडीज का, फॉर एग्जांपल ये जो एंड है ये बाइंड करता है विद द फेगोसाइट सेल, और फिर इन सेल्स की एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, और इन एंटीजन की जो फेगोसाइटोसिस है उसको ये फैसिलिटेट करता है। इजी हो जाती है बिकॉज एंटीजन अब मूव नहीं कर सकती, वो पकड़ी गई है विद द हेल्प ऑफ द एंटीबॉडीज। सो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और डिफरेंट सेल्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुका है विद इन द यूएचएस कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी चेन पे कंसिस्ट करता है, या वेरिएबल रीजन ऑफ जो है लाइट चेन पर है, या फिर वेरिएबल रीजन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन बोथ है। तो आपने याद रखना है कि जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है ये वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन है। एक पॉइंट। दूसरा ये पॉइंट, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि टू लाइट चेन के दरमियान कितने डाइसल्फाइड ब्रिज हैं, ये लिंकेज हैं, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि टू लाइट चेन आपस में कनेक्टेड नहीं है। हैवी और लाइट है, लाइट आपस में नहीं है, और टू हैवी भी आपस में है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब एंटीबॉडीज के डिफरेंट क्लासेस हैं। फॉर एग्जांपल उसको हम कहते हैं एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं आईजी वर्ड से। आईजी वर्ड स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, और उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी। लेकिन ये पॉइंट आपकी बुक में फर्दर डिस्कस नहीं है, इसलिए इस पर हम फर्दर डिबेट नहीं कर रहे और ना ही इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन आएगा। सो आफ्टर द एंटीबॉडीज नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी परफॉर्म होती है वो किस तरह से और किस कंडीशन में होती है, और इस बेस पर हम कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं इम्यूनिटी को, ये पढ़ने के लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। अब यहां पे आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने आपके लिए थोड़ा सा इसको इजी बनाया है सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इम्यूनिटी की टाइप्स किस बेस पर हैं। अब यहां पे आपने कंफ्यूज नहीं होना विद द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर होगी और उस वक्त इम्यून सिस्टम किस तरह से उसे किल करेगा, दैट इज द इम्यून रिस्पॉन्स। या फिर सेल मीडिएट होगा या फिर क्या होगा, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होगा। लेकिन इम्यूनिटी जो कि एबिलिटी ऑफ द बॉडी है वो किस तरह जनरेट होगी बॉडी में, उसके लिए टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल टाइप्स में फर्स्ट पॉइंट आप याद रखें कि इन्वायरमेंट से क्या ऐड होगा इन बोथ टाइप ऑफ इम्यूनिटी, यानी एक्टिव इम्यूनिटी में और पैसिव इम्यूनिटी में। एंटीजन इन्वायरमेंट से ही आ रही है। बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वो बॉडी की सेल्फ एंटीजन होती हैं। हम बात करें आउटसाइड से जो केमिकल्स ऐड हो रहे हैं या पैरासाइट ऐड हो रहे हैं उनकी बात करें। सो एंटीजन का सोर्स इन्वायरमेंट ही है।
अब इम्यूनिटी की टाइप्स इस बेस पर डिस्क्राइब हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्यूनिटी की टाइप्स इस बेस पर डिस्क्राइब हैं कि एंटीबॉडी का सोर्स क्या है। अगर एंटीबॉडी बॉडी खुद बनाएगी तो आप कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी है। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने स्टेटमेंट में ये की पॉइंट देखना है कि एंटीबॉडी का सोर्स क्या गिवन है, ठीक है। अगर बॉडी हो तो आप कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी है, और अगर एंटीबॉडी का सोर्स इन्वायरमेंट हो, कोई भी उसके लिए वर्ड यूज किया जा सकता है, लेकिन इन्वायरमेंट से अगर ऐड हो रही है तो आप कहेंगे वो क्या है, वो पैसिव इम्यूनिटी है। सो आई थिंक सो आपको ये बात क्लियर होगी कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस क्या है। अब हम ये देखते हैं कि जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसकी फर्दर टाइप्स किस बेस पर है। इसकी टाइप्स इस बेस पर हैं कि जो इन्वायरमेंट से एंटीजन एंटर हो रही है, इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स अगर नेचुरल है, यानी एनी नेचुरल रूट, एनी नेचुरल मीन, फॉर एग्जांपल आपने पानी पिया, उसमें कोई एंटीजन थी, आपने खाना खाया, उसमें कोई एंटीजन थी, या किसी पैरासाइट, किसी वेक्टर ने आपकी बॉडी में पैरासाइट को एंटर कर दिया, ये नेचुरल सोर्स है, और आपको इन्फेक्शन हो गया, आप बीमार हो गए, और उसके बाद आपकी बॉडी ने उस पैरासाइट को किल किया, अब रिकवर हो गए। अब अगेंस्ट जब वो एंटीजन एंटर होगी तो उसकी बॉडी एक दफा पहले उसको देख चुकी है, उससे फाइट कर चुकी है, तो फौरन उसको डिस्ट्रॉय कर देगी और बॉडी को इन्फेक्शन नहीं होगा। इसे हम कहते हैं ये क्या है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि जो एंटीजन का सोर्स है, एंटर होना है बॉडी में, वो नेचुरली एंटर होना है। बट हमने एक एबिलिटी क्रिएट कर ली है, एक वे देख लिया है, और वो ये है कि अगर हम इसी एंटीजन को वीक करके इन फॉर्म ऑफ वैक्सीन बॉडी में ऐड कर देते हैं तो बॉडी को विदाउट इन्फेक्शन क्या होगा, हम ये बता सकेंगे कि एंटीजन किस तरह की होती है, और बॉडी प्रिपेयर होगी उस एंटीजन के अगेंस्ट और उसको इजीली किल कर सकेगी। लेकिन अब एंटीजन हमने वीक कर कर खुद से एक मटेरियल बनाकर बॉडी में ऐड किया है आर्टिफिशियली, तो हम कहेंगे वो इम्यूनिटी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन ये पॉइंट आप अगेन से कॉल करें कि अगर नेचुरली एंटर हो रही है तब भी, ये जब हम ऐड करें तब भी, दोनों केस में एंटीबॉडीज बॉडी खुद ही बना रही है, इन्वायरमेंट से एंटीबॉडीज नहीं आ रही। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की टाइप्स की। पैसिव इम्यूनिटी में ये बात तो क्लियर हो गई कि एंटीजन इन्वायरमेंट से आएगी और एंटीबॉडी भी इन्वायरमेंट से आएगी। अब पॉइंट ये है कि एंटीबॉडी जो इन्वायरमेंट से आ रही है, ये खुद ब खुद आ रही है या हम ऐड कर रहे हैं। अगर उसका सोर्स नेचुरल है तो हम कहते हैं कि वो इम्यूनिटी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। और अगर हम एंटीबॉडीज को खुद बना के इन फॉर्म ऑफ एंटीवेनम सीरम, एंटीसीरा, एंटीटेटनस इंजेक्शन, और इन केस ऑफ हेपेटाइटिस एंड रेबीज डिफरेंट एंटीसीरा को बॉडी में ऐड कर रहे हैं, तो ये जो एंट्रेंस है ये आर्टिफिशियल है, तो हम कहेंगे ये क्या है, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। और नेचुरल पैसिव की एग्जांपल क्या है, जो क्लोस्ट्रम मदर मिल्क जो होता है वो रिच ऑफ एंटीबॉडीज है, एंड बिफोर बर्थ थ्रू प्लेसेंटा फीटस को एंटीबॉडीज मिल रही होती हैं। अब फीटस में वो एंटीबॉडीज मदर बॉडी से आ रही हैं, आफ्टर बर्थ भी एंड बिफोर बर्थ भी। सो ये जो टाइप है ये नेचुरली एंटीबॉडीज बॉडी में एंटर हो रही है, सो इट्स अ नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सो होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब एज अ होल हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो डेवलप होती है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए होगी, और इवन सम केस में थ्रू आउट द लाइफ भी होगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मम्स एंड मीजल्स, ये बात चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों ने पढ़ी है। वाइल जो पैसिव इम्यूनिटी है वो बहुत रैपिड होती है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होती है। जैसे ही एंटीबॉडीज जो बॉडी में ऐड की गई है वो खत्म हो जाएंगी, उनकी केमिकल लाइफ खत्म हो जाएगी, तो वो दोबारा इम्यूनिटी क्रिएट नहीं कर पाएंगी। वो इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए दोबारा से हमें वो एंटीसीरा ऐड करना पड़ेगा। इसका रेफरेंस एक तो टेटनस है, सेकंड पॉइंट चैप्टर नंबर 22, वहां पे आपने कंडीशन पढ़ी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, उसमें मदर को एंटीसीरा देते हैं आफ्टर द फर्स्ट बर्थ या सेकंड बर्थ, सो दैट नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। सो ये अगेन एंड अगेन परफॉर्म करनी पड़ेगी, बट इसके लिए क्या होगा, अगर एक दफा कर दें
दोबारा करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन इन सम केस आफ्टर मेनी इयर्स दोबारा करनी भी पड़ जाती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग है और वो क्या है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो विद दिस पॉइंट आज का हमारा टॉपिक जो है वो एंड होता है। उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज।